ये संस्कृत जो हमारी भाषा है, जो हमारे भारत में सब धीरे धीरे जो विलुप्त होती जा रही है, क्या ये भाषा देव भाषा मानी जाती है? संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है परंपरा से। वो इसलिए कि कई भाषाएं भारत में रही हैं और आज भी कई भाषाएं हैं। तो संस्कृत एक आदर्श भाषा के रूप में विकसित हो गई। तो आदर्श लोग इसका व्यवहार करेंगे तो उनको देव कहा गया। तो इसलिए देव भाषा, ऐसा है कि देवताओं ने बनाया, ऐसी बात नहीं है। कई लोगों का ये मानना था सोशल मीडिया पे कि हमारी भाषा को इसलिए दबाया गया क्योंकि वेस्टर्नर्स जब भी कहीं भी राज करते थे तो वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे दूसरी स्पेसिफिकली एशियन कंट्रीज़ से, और उनकी जितने भी उनके कल्चर, उनके लाइफस्टाइल को ज़्यादा बेटर दिखाते थे कंपेयर टू इंडियन कल्चर या जो भी हमारे एशिया में जितने भी दूसरे कल्चर्स एग्जिस्ट करते थे। ये उनका एक मेथोडोलॉजी था। जब किसी देश पे राज्य करना है, उसकी संस्कृति को तोड़ दो, क्योंकि आत्मसम्मान टूट जाएगा तो लोग वैसे ही गुलाम हो जाएंगे। गुलाम किसी को बनाते हैं आप तो एरिया को जीत के नहीं बनाते, उसके संस्कृति को आप जीत लेते हैं, संस्कृति को दबा देते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर शिवाजी ने ऐसा नहीं किया होता तो हमारी संस्कृत जो थी वो ख़त्म हो चुकी होती। तो शिवाजी ने एक बड़ा काम किया। महाराजा शिवाजी ने काम ये किया कि फारसी और अरबी शब्दों को हटाकर संस्कृत के शब्दों को देना शुरू किया। साथ ही मंदिर बनवाए और अपनी संस्कृति को बढ़ाने का कार्य किया, पाठशालाएं बनवाए, संस्कृत पढ़ाने का काम किया। ये तो बड़ा योगदान रहा, नहीं तो आज हालात कुछ और ही होते हैं। अब जब हम देख रहे हैं आज के समय में हमारा भारत देश जो है ना, शायद वो फिर क्या वो बंटवारे की तरफ जा रहा है। जब वो पंजाब बोलते हैं कि हमारे देश में सिर्फ, हमारे राज्य में सिर्फ पंजाबी बोलना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में एक पर्सन को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया था। क्यों? उसको सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको ये कहा गया कि आप सिर्फ मराठी बोलिए, राइट। फिर वहाँ से तमिलनाडु, फिर केरला, एंड धीरे धीरे ये पूरे भारत देश में ये चीज़ें फैल गई हैं। तो जब ये राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पे हुआ, बड़ी गलती वहाँ पर हो गई। वो तो नहीं करना चाहिए था। फिर भी यदि अच्छी बात क्या है, जो ये भाषा का जो आप देख रहे हैं, राजनीति सिर्फ है, लोगों को कभी कोई दिक्कत भाषा की नहीं है। सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे हमारी पूरी दुनिया की उत्पत्ति जो हुई है वो एक ओम से हुई है, और ओम जो शब्द है वो उसमें ताकत होती है। ऐसा कहते हैं कि इसी से उत्पत्ति हुई है, इसी से समाप्त भी होगा। बिग बैंग थ्योरी भी आप, हाँ। ब्रह्मांड भी कहते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक गहरे सवाल के बारे में। सवाल ये है कि जब जापान और चाइना जैसे देशों के लोग अपनी भाषा पर इतना गर्व करते हैं और सिर्फ उन्हीं में बात करना पसंद करते हैं, तो हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय अपनी हिंदी और संस्कृत भाषा को बोलने से क्यों कतराते हैं? क्या हिंदी और संस्कृत भाषा हमारी आइडेंटिटी है भी या नहीं? आज भारत के जाने माने स्कूल्स में इंग्लिश बोलना कंपलसरी कर दिया गया है और हिंदी बोलने पर बच्चों को पनिशमेंट मिलती है। पर इंग्लिश कभी हमारी या हमारे पूर्वजों की मातृभाषा रही ही नहीं, तो हम लोग इंग्लिश को इतना महान क्यों मानते हैं? हमारे देश में हिंदी या संस्कृत को बोलने वालों को अक्सर कम पढ़ा लिखा क्यों समझा जाता है? क्यों आज हम सब शेक्सपियर को तो जानते हैं, वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया भी जाता है, पर हमारे हिंदी उर्दू में लिखने वाले महान लेखक मुंशी प्रेमचंद को आज हमारी टेक्स्ट बुक्स में से गायब कर दिया गया है। आज हम भारत की पुरानी जड़ों को टटोलेंगे और समझेंगे कि संस्कृत हमारी असली मातृभाषा क्यों है। आज की जनरेशन हमारे संस्कृत में लिखे और बोले गए वेद, मंत्र और तंत्र क्यों नहीं समझ पाती है? क्यों इनका मजाक उड़ाया जाता है ओ माय गॉड जैसी पिक्चरों में? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने एक बहुत ही महान विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश नाथ झा को हमने इन्वाइट किया है। ये वो व्यक्ति हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को संस्कृत सिखा रहे हैं और भाषा के नाम पर हो रहे बंटवारे को खत्म कर रहे हैं, सभी भाषाओं को एक धागे में पिरोकर। सरकार के पूरे समर्थन के साथ ये CSTT कमेटी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और इनका मुख्य काम यही है कि वो नए संस्कृत और हिंदी के शब्दों का निर्माण कर रहे हैं और अभी करंटली भारत के कोने कोने में जाकर भारतीय भाषा परिवार के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि भारत के लोगों को भाषाओं में विविधता तो दिखे पर उसके बावजूद उन सब भाषाओं में एक समानता भी दिखे। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट डॉक्टर गिरीश नाथ झा सर का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा जो सवाल है आपसे, हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि हमारे जितने भी मंत्र हैं उन सभी मंत्रों में एक ताकत होती है
और हम ये भी समझते हैं कि जितने भी मंत्र होते हैं वो सब संस्कृत के शब्द होते हैं। तो क्या ये समझना सही होगा कि शब्दों में ताकत होती है? जी, शब्दों में ताकत होती है क्योंकि शब्द से ही हमारा सारा काम चलता है। देखिए, हमारी परंपरा में शब्द को परब्रह्म माना गया है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। शब्द से ही सब कुछ होता है। शब्द के विवर्त से ही सारी चीज़ें बनती बिगड़ती हैं। और ये भी है कि एका शब्दः सम्यक् ज्ञात सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गीय लोके कामधुक् भवति। आपने एक शब्द ठीक से जान लिया, उसका सही प्रयोग सीख लिया, तो ऐसा लगता है कि आप चाहे स्वर्ग हो चाहे धरती हो, कामधेनु जैसा उसका लाभ होता है। तो शब्द से देखिए, तो शब्द से आपको आपका पूरा व्यक्तित्व है, शब्द से आपका संसार है। आप नहीं बोल पा रहे हैं ठीक से, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, दोस्त आपके नहीं होंगे। शब्द के बिना आप ज्ञान आप अर्जन नहीं कर सकते। तो शब्द आपकी आइडेंटिटी है, उससे आपका सारा संसार है। इसलिए शब्द की बहुत महानता है, उसके बिना पावर ही पावर है। अब वाक् सूक्त जो ऋग्वेद में है, शब्द की महानता बताई गई है उसमें। तो हमारे पूरे परंपरा में शब्द को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया, महान बताया गया है। इसलिए शब्द शास्त्र वेदांग में 6 में से 4 हमारे जो वेदांग थे वो शब्द से जुड़े हुए थे, भाषा से जुड़े हुए थे। ओके, ओके। तो अब मुझे इस बात को समझना है सर कि ये संस्कृत जो हमारी भाषा है, जो हमारे भारत में सब धीरे-धीरे जो विलुप्त होती जा रही है, क्या ये भाषा देव भाषा मानी जाती है? क्योंकि क्या ये हमारे देवों से निकली हुई भाषा है? इसका रीज़न मतलब इसका मैं कॉन्टेक्स्ट इसलिए ऐसा पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे जितने भी वेद हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने भी हमारे मंत्र हैं, जितने भी हमारे तंत्र हैं, वो सभी हमारे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है परंपरा से। वो इसलिए कि कई भाषाएं भारत में रही हैं और आज भी कई भाषाएं हैं। पहले भी भारत, अब देखिए, अरुणाचल से ईरान तक हमारा एक भौगोलिक क्षेत्र था और तिब्बत से दक्षिण पूर्वी एशिया तक था। कई सारी भाषाएं पहले थीं और उन भाषाओं में एक मानक संस्कृत भाषा को रचा गया, उसको मानक बनाया गया पाणिनि के व्याकरण के द्वारा। उस मानक भाषा में सारा ज्ञान विज्ञान हमारे देश का, सारी ज्ञान परंपरा की रचना की गई। उस भाषा को इतने बड़े भूभाग में समझा गया। यदि किसी हम लौकिक भाषा में ये कार्य करते तो वो एक स्थानीय उसकी अंडरस्टैंडिंग हो पाती। तो चूंकि मानक भाषा है तो मानक यानी सर स्टैंडर्ड संस्कृत। ओके। संस्कृत हर भाषा का 2 रूप होता है, संस्कृत और प्राकृत। ओके। जैसे हम घरों में, अपने घर में प्राकृत भाषा, हर भाषा का प्राकृत रूप बोलते हैं। जब क्लासरूम में जाते हैं उसी का मानक रूप बोलते हैं ताकि सब लोग समझ सकें। ओके। तो जैसे पाली, एक मान लीजिए मगध की भाषा पाली है, लेकिन संस्कृत पूरे भारत की भाषा, पूरे भारत में आप समझ सकते हैं। तो मानक भाषा का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि ज्ञान विज्ञान की रचना बढ़िया से की जा सके। तो संस्कृत एक आदर्श भाषा के रूप में विकसित हो गई। तो आदर्श लोग इसका व्यवहार करेंगे तो उनको देव कहा गया। तो इसलिए देव भाषा, ऐसा है कि देवताओं ने बनाया ऐसी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन आदर्श लोग इसका इस्तेमाल करें, पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करें, ऐसे ही संदर्भों में इसका प्रयोग हो, इस लिहाज से इसको एक देव भाषा की संज्ञा दी गई। ये कितनी पुरानी है सर ये भाषा? बड़ा देखिए, इस विषय पे कोई भी उत्तर अंतिम नहीं होगा, लेकिन 2-3 जो इसके पीछे सिद्धांत हैं। एक तो है कि ये सेंट्रल एशिया में 6500 ईसा पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई, जो कि इतिहासकार, जो भाषा वैज्ञानिक इतिहासकार जो हैं, ऐतिहासिक भाषा वैज्ञानिक हैं, वो लोग कहते हैं। दूसरा कि भारतीय पक्ष जो है कि हमारे यहाँ उत्पत्ति इसकी हुई है। तो आजकल जो हमारी अपनी भाषा परिवार की कल्पना है, भारत की भाषा की परिवार की कल्पना है, उसके तहत संस्कृत की उत्पत्ति भारत में हुई है और यहीं से वो हर जगह अलग अलग रूपों में गई है। तो इसका काल हम मान सकते हैं वही 6-7 हज़ार ईसा पूर्व के लगभग मान सकते हैं, क्योंकि महाभारत का जो नया काल आ रहा है 3067 BCE महाभारत का काल आ रहा है। अब महाभारत की लड़ाई का काल आ रहा है। तो उससे पहले जाएंगे आप तो 2000 वर्ष पूर्व मान लीजिए, अब ऋग्वेद का काल, उससे पहले रफली संस्कृत का ओरिजिन और भी पीछे मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऋग्वेद में संस्कृत का प्रयोग किया गया है और वो एक काव्यात्मक संस्कृत है। तो संस्कृत का जो उद्भव है उससे कम से कम 1000 वर्ष पहले आपको मानना पड़ेगा। तो 6-7 हज़ार वर्ष तो आसानी से आप संस्कृत का उद्भव मान सकते हैं। और विलक्षण बात क्या है कि आज भी उस संस्कृत को हम समझ सकते हैं।
दुनिया की किसी और भाषा विज्ञान में या भाषा मतलब संस्कृति में ऐसा संभव नहीं हो पाया कि इतनी पुरानी भाषा को हम समझ सकें। उदाहरण के तौर पर शेक्सपियर की आप पुस्तक लें जो 15-16 सेंचुरी की, आप समझ नहीं पाएंगे आजकल, क्योंकि उसमें काफ़ी बदलाव आ गया आजकल के अंग्रेजी में, उस वक्त के अंग्रेजी में। तो संस्कृत के भाषा विज्ञान की ये एक विलक्षण, एक मैं समझता हूँ उपलब्धि है ये, कि आज हम उस भाषा को अभी भी पढ़ पा रहे हैं। क्या ये मानना सही होगा कि सबसे पहले संस्कृत भाषा का उत्पन्न हुआ और उसी से सभी भाषाएं निकली, जैसे जर्मन, जैसे ग्रीक, लैटिन, जैसे इजिप्ट की भाषाएं, जैसे हमारी साउथ इंडिया में जितनी भी भाषाएं हैं, ये सब भाषाएं क्या सिर्फ संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है? इसमें दो तरह के मत होते हैं। तो मत है कि भाषाओं से भाषा का विकास होना, भाषाओं से भाषा का विकास, ध्वनि परिवर्तन के नियम निकाले गए। दूसरा है कि विकास को न मानिए, डिफ्यूजन कहिए, कि भाषाओं से भाषा प्रभावित होती गई और जो उसके गुण हैं आत्मसात होते गए। दो तरह की बातें। तो यदि हम पहले सिद्धांत को माने तो प्राच्य भारोपीय परिवार की कल्पना की गई, प्रोटो इंडो यूरोपियन की, और ये कहा गया कि इंडो यूरोपियन से पूर्व की भाषा थी प्रोटो इंडो यूरोपियन, जिसके कोई साक्ष्य नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, और उसको कल्पित किया गया। उसमें फिर भाषा की कल्पना करके उसमें कविताएं वगैरह लिखी गई। वो इसलिए कहा गया कि आर्य बाहर से भारत में आए, इसको सिद्ध करना था। तो उसके तहत प्रोटो इंडो यूरोपियन, उससे इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन से इंडो ईरानियन, इंडो ईरानियन से इंडो आर्यन, और इंडो ईरानियन और इंडो आर्यन, इस परिवार को अलग कह दिया गया और उधर इंडो यूरोपियन को अलग कह दिया गया, भाषा सिद्धांत और ध्वनि परिवर्तन के नियमों के आधार पर। अब ये हमें कहना पड़ेगा कि आर्य या तो यहाँ से बाहर गए, या जो ये प्रोटो इंडो यूरोपियन कल्पना आप कर रहे हैं, वैदिक को प्रोटो इंडो यूरोपियन नहीं मान रहे हैं और एक नई भाषा बना रहे हैं, उसका आपको जो स्थान है भारत में लाना पड़ेगा। तो कई तरह के परिवर्तन होंगे। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि संस्कृत का उद्भव भारत में ही हुआ और यहीं से इसकी कई धाराएं अलग अलग दिशा में गई हैं। तो ये ज़्यादा प्रबल अब एक सिद्धांत निकल के आ रहा है, और इसी दिशा में अभी भारतीय मंत्रालय जो शिक्षा का है, उन्होंने एक भारतीय भाषा समिति बनाई है, जिन्होंने पुस्तकें 2 निकाली हैं भारतीय भाषा परिवार के नाम से, और उसको हम लोग जगह जगह जाके भी उसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो उसके तहत हम भारतीय भाषाओं का अपना परिवार एक मानते हैं। अच्छा, जो लोगों को नहीं पता है, ये यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट, प्रोटो यूरोपियन इंडो यूरोपियन जी, है ना? हाँ, इंडो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में तो मैं बताना चाहूँगा कि 17th सेंचुरी के अंदर जब ये वेस्टर्न, स्पेशली यूके से जितने भी ब्रिटिशर्स थे, ये उन्होंने पूरे दुनिया पर राज किया था। तो उन सभी लोगों ने एक थ्योरी बनाई थी। सिर्फ ये थ्योरी थी उनकी कि पहले नोआ करके एक बाइबल में एक कैरेक्टर है, उस नोआ ने एक नाव बनाई। उस नाव पे उन्होंने सभी लोगों को एकत्रित किया, मतलब सभी लोगों को इकट्ठा किया, और एक बार पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई। उस बाढ़ की वजह से पूरी दुनिया डूब गई और सब जो जनजाति थी सब खत्म हो गए। ये बाइबल की एक स्टोरी है जो इन वेस्टर्नर्स ने प्रमोट किया है दुनिया में। एंड वहाँ पर फिर नोआ ने, जब पानी कम हुआ तो नोआ ने वहाँ पर जो आइलैंड था, वहाँ पर जो पहाड़ थे, उन पहाड़ पे वापस से नाव को उतारा। वहाँ से लोग जो उतरे, और वहाँ से जो लोग हैं, आर्यन जो रेस थी, वो हमारे इंडिया में आई है। और इसी वजह से उन्होंने संस्कृत के लिए यह कहा है कि जो संस्कृत की उत्पत्ति है या जो संस्कृत का बॉर्न है, वो भी उसी इंडो यूरोप वर्ड क्या है सर एग्जैक्टली? वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से बना है। अच्छा, ये जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई सत्य नहीं है, इसका आज तक कभी कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं पाया गया। प्रोटो इंडो यूरोपियन का, प्रोटो इंडो यूरोपियन, एग्जैक्टली ये वर्ड है, प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड है। अच्छा, ये जो आइलैंड जहाँ पर नोआज आर्क या जो नोआ की नाव थी, वो कहाँ उतरी थी? तो ये आज वो जो पार्ट आता है, वो आता है रशिया, यूक्रेन के। वहाँ पर एक पूरी पहाड़ की चेन है, जैसे हमारे पे अरावली हिल्स की एक चेन है, वैसे वहाँ का भी एक माउंटेन का बेल्ट है। तो वहाँ पर उनकी नाव उतरी थी और वहाँ से आर्यन रेस हमारे भारत में आई है, ऐसा इन वेस्टर्नर्स ने प्रमोट किया था। अच्छा, आज भी उसी चीज़ को पूरे वर्ल्ड वाइड
पढ़ाया जाता है बच्चों को, और ये बताया जाता है कि संस्कृत की उत्पत्ति उस लैंग्वेज से हुई जिसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो आर्य कहा जाता है कि आर्य घोड़े पे भारत आए, इन्होंने यहाँ की इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को ध्वस्त कर दिया और अपनी संस्कृति यहाँ पे आरोपित कर दी। और इसी सिलसिले में वेद भी बाहर से यहाँ पर आया। और मध्य एशिया को बताया जाता है कि इसका ओरिजिन रहा होगा। ये जो कहानी आपने बताई है, बाइबल की कहानी बताई है, मनु का मत्स्य पुराण भी आप देखिए तो कैसे ओरिजिन हुआ, वहाँ भी वही कहानी है। तो वो हमारी ज़्यादा पुरानी कहानी है, उनसे है निश्चित रूप से, तो हो सकता है उन्होंने उनसे वहाँ से लिया हो। तो ये विवाद है बहुत बड़ा कि संस्कृत कहाँ से आई, लेकिन जो साक्ष्य हमारे पास है कि हमारी सारी भाषाओं में, भारत की सारी भाषाओं में, चाहे उत्तर की हो, दक्षिण हो, पूर्व की पश्चिम हो, सब में संस्कृत के शब्द ही नहीं है बल्कि व्याकरण के भी अंश संस्कृत के सारी भाषाओं में हैं। जिससे ऐसा लगता है कि या तो सारे एक ही परिवार से आए या उन सब पे इतना प्रभाव पड़ा कि एक जैसा दिखते हैं सारे। और ऐसा कई भाषा वैज्ञानिकों ने कहा है। जो एमएनओ एक बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक पश्चिम के थे, जिन्होंने दक्षिण में एक यूनिवर्सिटी है कुप्पम, द्रविड़ियन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 25 वर्ष तक कार्य किया द्रविड़ भाषाओं में, और ये कहा कि ऐसा लगता है कि सारी भारत की भाषाएं एक ही परिवार की हैं, ऐसा लगता है। ऐसे ही एक वेस्टर्नर थे मुलर नाम के, उन्होंने 19वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स का राज था हमारे भारत पे, उन्होंने उस टाइम पे वो उनको कह सकते हैं कि उन्होंने पूरी संस्कृत तो नहीं पढ़ी थी, बट ही वाज ग्रामेटिकल संस्कृत एक्सपर्ट। ना तो उन्होंने क्लासिकल संस्कृत में कोई उनका एक्सपर्टीज था, उनका सिर्फ एक्सपर्टीज था ग्रामर वाले सेगमेंट में। तो उन्होंने जब हमारे वेद पढ़े, ऋग्वेद जब उन्होंने पढ़े, तो उन्होंने ये चीज़ उसमें फाइंड आउट करी कि हमारे ऋग्वेद के अंदर संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो लैटिन की जो लैंग्वेज है वो हमारी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, कुछ ग्रीक के ऐसे, ग्रीक लैंग्वेज के ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे ऋग्वेद में लिखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ संस्कृत। ऐसे कई सारी भाषाएं हैं जो बहुत पुरानी, जो वेस्टर्न मानते हैं जो बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं, उनके कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे वेदों में लिखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। देखिए, सब की जो शुरुआत हुई ना, वो एक विलियम जोन्स थे कलकत्ता में, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के तहत शाकुंतलम पुस्तक का अनुवाद करने का काम शुरू किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का जो नाटक है, तो उसको पहले फारसी में अनुवाद किया गया, फिर अंग्रेजी में किया गया। तो इस दौरान उन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी का कंपैरिजन जैसा एक किया। उनको लगा कि काफ़ी समानता है, संस्कृत के शब्द ही हर जगह मिल रहे हैं, कॉमन है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि संस्कृत कितनी पुरानी भाषा है, लेकिन ऐसा लगता है कि संस्कृत, फारसी, लैटिन, ग्रीक सबका एक ही सोर्स रहा होगा। उसके बाद से ये सारी बातें शुरू हुई दुनिया में कि आखिर ये सोर्स है तो क्या है। और जब शाकुंतलम पब्लिश हुआ तो इतना सबको अच्छा लगा पश्चिम में, कि लगा कि भाई इतनी सभ्य संस्कृति भारत की है, इतनी एडवांस संस्कृति भारत की है। तो फिर वो इंडो यूरोपियन, आर्यन, और 1905 में थॉमस यंग थे, एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन। उन्होंने, जब हमारा देश तो उपनिवेश था अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कि हम भाषा वैज्ञानिकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे बिछड़े भाइयों को भारत में खोज निकाला। इसका मतलब कि अब भारत में रहना उनकी मतलब घर की बात है, यानी किसी और देश पर राज नहीं कर रहे हैं, अपना ही घर है, यानी उनकी लेजिटिमेसी को एस्टैब्लिश करने वाली बात थी। तो ये बहुत पॉलिटिकल ओवरटोन्स थे इसका। इस पूरी प्रक्रिया में मैं समझता हूँ कि साजिश भी हो सकती है, लेकिन ये बात भी सही है कि पश्चिम के लोगों ने काम भी बहुत किया है, लेकिन उनकी अपनी साजिश थी। और उनका एक, मैं समझता हूँ कि कैसे जीतना है, दूसरों को उपनिवेश बनाना है, कॉलोनी बनाना है, ये सारे साम दाम दंड भेद 10 तरह की चीज़ें करते थे वो। तो ये भी उसका हिस्सा रहा होगा उनके स्ट्रेटजी का। सर मतलब कई लोगों को, और मतलब मैं जब इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा था तो कई लोगों का ये मानना था सोशल मीडिया पे, आई डोंट नो ये कितना सच है कितना झूठ है, कि हमारी भाषा को इसलिए दबाया गया क्योंकि वेस्टर्नर्स जब भी कहीं भी राज करते थे तो वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे दूसरी स्पेसिफिकली एशियन कंट्रीज से, और उनकी जितने भी उनके कल्चर, उनके लाइफस्टाइल को ज़रा बेटर दिखाते थे कंपेयर टू इंडियन कल्चर या जो भी हमारे एशिया में जितने भी दूसरे कल्चर्स एग्जिस्ट करते थे। और इसी वजह से शायद कि जो हमारी लैंग्वेजेस थी, उस लैंग्वेज को ये बोलते हैं कि हमारी संस्कृत लैंग्वेज जो है बहुत ही रिजिड है, ना इसमें कोई भी आप शब्द ऐड कर सकते हो, ना कम कर सकते हो।
हमारी इंग्लिश को देखिए, हमारी इंग्लिश में कई सारे नए वर्ड्स ऐड भी होते हैं, कुछ वर्ड्स को हम हटा भी सकते हैं। तो ये रिजिडिटी के बारे में मुझे जानना है कि क्या हमारी संस्कृत लैंग्वेज सच में इतनी रिजिड है? कि दो पक्ष हैं। पहले तो मैं बात करूंगा कि जो पहला आपका हिस्सा था कि जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो हमारी संस्कृति को उन्होंने दबाने का प्रयास किया। ये उनका एक मेथडोलॉजी था। जब किसी देश पे राज्य करना है, उसकी संस्कृति को तोड़ दो, क्योंकि आत्मसम्मान टूट जाएगा तो लोग ऐसे ही गुलाम हो जाएंगे। गुलाम किसी को बनाते हैं आप तो एरिया को जीत के नहीं बनाते, उसके संस्कृति को आप जीत लेते हैं, संस्कृति को दबा देते हैं आप। इसके लिए कई हथकंडे अपनाए उन्होंने। एक तो लॉर्ड मैकॉले का था कि अंग्रेजी कर देना, संस्कृत पाठशालाओं का धीरे 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 बंद हो जाना। और इनफैक्ट जेएनयू में एक थीसिस इस बात पे लिखी गई थी, और जाकिर हुसैन सेंटर जेएनयू में है एजुकेशन का, कि कैसे कल बंगाल के क्षेत्र में धीरे 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 जो हमारे जमींदार थे उनके यहाँ अंग्रेज आने लगे, धीरे 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 पाठशालाएँ बंद हो गई, अंग्रेजी स्कूल धीरे धीरे शुरू हुआ वहाँ पे। किस तरह से उन्होंने किया, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने अंग्रेजी को आरोपित करना शुरू किया संस्कृत पे। और हमारे जो अपनी पाठशालाएँ थी बंद हो गई। जब पाठशालाएँ बंद हो गई तो हम अंग्रेजी में फिर वो शिक्षित होने लगे। और फिर चूँकि सरकार उनकी थी तो हमें क्लर्क बनना था, बाबू बनना था, तो बाबू बिना अंग्रेजी पढ़े नहीं बन सकते थे आप। तो ये सारी बातें रहीं। और मैकॉले ने का भी 2035 में, मैकॉले का 200 वर्ष हो जाएगा। 1835 में मैकॉले का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था। 2035 में 200 वर्ष हो जाएंगे। अब मुश्किल है कि कैसे अंग्रेजी को रिप्लेस करना अपनी एक भाषा से। बहुत बड़ा चैलेंज देश के लिए रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी अब 10% लोग भारत के बोलते हैं, जो हिंदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषा देश की बन जा रही है। तो चैलेंज तो रहेगा। दूसरा है भाषा की रिजिडिटी का। ऐसा नहीं है, संस्कृत को एक मानक भाषा बनाया गया। संस्कृत नाम विशेषण है, आप जानते हैं। देखिए, हम किसी का नाम विशेषण नहीं होता, जैसे गिरीश, अक्षत, ये सब नाउन्स हैं। लेकिन संस्कृत मतलब मानक, स्टैंडर्डाइज्ड, मानकीकृत संस्कृत। हर भाषा का संस्कृत रूप होता है, ठीक है। तो संस्कृत मानक है, और मानक भाषा का प्रयोग एकेडमिक्स में, ठीक है, एकेडमिक्स में आपको शास्त्रार्थ में, ज्ञान विज्ञान में, प्रशासन में, बिजनेस में होता था। अभी देखिए इंडस वैली जो स्क्रिप्ट है उसकी भाषा का भी खोज हुआ है। वो कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा है। तो जब लोग बिजनेस करने जाएंगे तो मानक भाषा का प्रयोग करेंगे। भाई कोई पाली प्राकृत थोड़ी समझेगा वहाँ पे, आप जब कहीं और जाएंगे तो मानक भाषा चाहिए। मानक यानी एक जेनेरिक लैंग्वेज जो सब समझे, सबके लिए सहूलियत है जिसकी, यदि मैं कोई क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करूंगा तो उस क्षेत्र में ही समझ में आएगी बात। जिसमें मैथिली बोलूंगा मैं पंजाब में तो लोग नहीं समझ पाएंगे। मुझे मानक हिंदी बोलनी पड़ेगी, सब समझेंगे, अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। तो ये बात वहाँ भी थी। भारत और भी बड़ा था भूभाग, तो ज़्यादा समस्या वहाँ पर थी। तो ऐसे बात नहीं, जब भाषा बड़ी भूभाग की बोली जाती है तो वो रिजिड नहीं हो सकती। वो क्या होता है, जब नए शब्द आते हैं उसका फिर मानकीकरण होता है। पाणिनि के सिस्टम में मानकीकरण होता है, और पाणिनि कहते हैं कि नए शब्द कैसे आप स्वीकार करें, सारी व्यवस्था की गई वहाँ पे। और संस्कृत में शब्द की अपार संभावना है, भंडार भी है। यदि मैं आज संस्कृत के शब्दों की गणना करना शुरू करूं तो गणना नहीं कर पाऊंगा। असंख्य शब्द बन सकते हैं संस्कृत में। हर एक जो संज्ञा है उसका क्रिया बन सकता है, और फिर क्रिया से भी संज्ञाएं बन सकती हैं। तो ये अनंत प्रक्रिया संस्कृत में शब्दों की। अभी मैं एक गणना कर रहा था कि क्या संस्कृत में हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, LLM ट्रेन कर सकते हैं क्या? उसके लिए टोकन चाहिए होता है। तो टोकन यदि आप गणना करें तो संस्कृत टेक्स्ट में तो टोकन मिलेंगे कुछ, आप फिर आपको सिंथेसाइज करना पड़ेगा। सिंथेसाइज करने के लिए आपको धातु पाठ में 2000 धातुएं हैं, उपसर्ग हैं, आप बढ़ाते रहिए, कभी खत्म ही नहीं होगा वो प्रक्रिया। तो संभावनाएं बहुत सारी संस्कृत में है। लेकिन हाँ, मानक स्वरूप जो है उसका वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान, एजुकेशन, आपको एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, हेल्थ, सब में उसका इस्तेमाल होगा। सड़क पे उसका इस्तेमाल नहीं होगा, जो पहले भी नहीं होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखिए संस्कृत नाटकों में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं आमतौर पर संस्कृत भाई बोलते हैं, और बाकी लोग प्राकृत बोलते हैं। तो हर तरह की भाषा साथ साथ चलती थी, ऐसा नहीं है। मानक और अच्छे स्टैंडर्ड संदर्भों में संस्कृत का प्रयोग होता था, वो अपेक्षित भी था। सर, जैसे संस्कृत भाषा अगर हमें पूरा एक जोड़ लेकर चलती थी, पंजाब में पंजाबी बोली जा रही है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जा रही है, सदर्न स्टेट्स की अपनी भाषाएं हैं, बंगाल में बंगाली बोली जा रही है, पर
ऐसा होता था कि हिंदी एक ऐसी मातृभाषा थी जो पूरे भारत में हर कोई एक बेसिक लैंग्वेज समझ जाता था कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। किसी को ऐसा नहीं होता था कि पूरी ही एकदम ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग रहे। अब जब हम देख रहे हैं आज के समय में हमारा भारत देश जो है ना, शायद वो फिर क्या वो बँटवारे की तरफ जा रहा है, जब वो पंजाब बोलते हैं कि हमारे देश में सिर्फ़ हमारे राज्य में सिर्फ़ पंजाबी बोलना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में एक पर्सन को बहुत बुरी तरीके से मारा-पीटा गया था, क्यों? उसको सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसको ये कहा गया कि आप सिर्फ़ मराठी बोलिए। बैंगलोर में तमिलनाडु से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी कि आप हमारे पे कन्नड़ ही बोलिए क्योंकि ये कर्नाटका है, राइट? फिर वहाँ से तमिलनाडु, फिर केरला एंड धीरे-धीरे ये पूरे भारत देश में ये चीज़ें फैल गई है। और आज देखा जाए तो पूरा जो बैंगलोर है वो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर से चलता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे भारतवर्ष से वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आज ये चीज़ भारत में ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदी को आज सेकंड फुट पे रख के फ्रंट फुट पे उनकी लोकल लैंग्वेज को रखा जा रहा है? देखिए, भारत का जब हम स्वतंत्र हुए तो कई चरणों में फिर हिंदी को हमने एक राजभाषा का दर्जा दिया, और अभी संविधान में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं, और उसमें से हिंदी 10 राज्यों की भाषा है, प्लस सरकारी भाषा भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। अंग्रेजी जो 10% लोग बोलते हैं वो हमारे संविधान के शेड्यूल में नहीं है, लेकिन सह सरकारी भाषा है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। अच्छा, जो हमारे मतलब शेड्यूल्स वगैरह जो लिखे हुए हैं वो कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं? संविधान में और हमारे संविधान में, और संविधान में इंग्लिश यूज़ नहीं है। इंग्लिश है, लेकिन एज ए सह सरकारी भाषा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। जब तक कि ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, अंग्रेजी का इस्तेमाल चलेगा, ऐसा उन्होंने अच्छा। कर दिया। पहले 10 वर्ष के लिए किया गया था, बाद में इसको एक्सटेंड कर अनंतकाल दिया। के लिए कर दिया गया। अब जो बाकी भाषाएं देश में हैं, अब भाषा का जो मैनेजमेंट देश में है वो हम स्टेट लिस्ट में हमने लैंग्वेज को रखा हुआ है। स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और सेंटर्स लिस्ट है, 3 तरह की हम जानते हैं। तो स्टेट में भाषा का मैनेजमेंट स्टेट पे छोड़ दिया गया है, और त्रिभाषा फार्मूला लाया गया, और लैंग्वेज पॉलिसी हमारे पास अभी नहीं है। तो जब ये राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पे हुआ, बड़ी गलती वहाँ पर हो गई, वो तो नहीं करना चाहिए था। फिर भी अभी अच्छी बात क्या है, जो ये भाषा का जो आप देख रहे हैं, राजनीति सिर्फ है, लोगों को कभी कोई दिक्कत भाषा की नहीं है। आप यदि आज कहीं भी चले जाएं, मैं बिना अंग्रेजी के पूरे देश में घूम सकता हूँ, जो पहले के ज़माने में संभव नहीं था। आज मैं कहीं भी चला जाऊँ देश में, हिंदी से मेरा काम चल जा रहा है। मेरे कई दोस्त दक्षिण के, सुदूर दक्षिण में भी हैं, खूब बढ़िया हिंदी बोल लेते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, हिंदी बोल लेते हैं, गाने समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब यहाँ से पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट तक चले जाइए, हिंदी कहीं कोई समस्या हिंदी की नहीं है। ये जो बीच बीच में उठता रहता है, जब कोई पार्टी लगता है कि अब हारने वाली है, तो वो भाषा का नारा लगाना शुरू कर देती है। बेसिक पॉलिटिकल ये कैंपेन। सिर्फ पॉलिटिकल है। तमिलनाडु में भी देखें, आप जाएं तमिलनाडु में तो अभी 1 सप्ताह में हिंदी सीखें, 10 दिन में हिंदी सीखें, अब बोर्ड लगा रहेगा आपको, खूब हिंदी सीख रहे हैं लोग। और हिंदी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और हिंदी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बढ़ रही है। जैसे अंग्रेजी को देश में इम्पोज किया गया था, वैसे हिंदी नहीं है। हिंदी अपनी परिवार की भाषा है, अपनी बहन भाषा है। और अभी एक बहुत बड़ा उपक्रम गृह मंत्रालय में चल रहा है, राजभाषा विभाग के द्वारा हिंदी शब्द सिंधु नाम का एक कोश, विशाल कोश बना रहे हैं हम लोग। हिंदी शब्द सिंधु .rajbhasha.gov.in पे मिल जाएगा आपको। उसमें हम सारी अन्य भाषाओं से भाषा दान करवा रहे हैं। तमिल से कह रहे हैं, आप अपनी भाषा की शब्दावली जो है, दैनिक शब्दावली आप दे दीजिए हमें। इससे लाभ क्या होगा कि जो उत्तर भारत वाले हैं, जो तमिल नहीं समझ पाते, वो आपके शब्द सीख लेंगे, और फिर तमिल को लगेगा कि भाई ये तो हिंदी अपनी ही भाषा है। तो इस तरह की बात, एक वातावरण एक बनाया जा रहा है इस सरकार का द्वारा। बहुत अच्छा अभी भारतीय भाषा को सम्मान, और बहुत बढ़िया वातावरण में सब कुछ हो रहा है। मुझे लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हुई पहले से। पहले जितना विषाक्त माहौल था उतना नहीं है अभी, और तमिल संगमम भी हो रहा है। अभी देखिए, लोगों को नज़दीक लाने का प्रयास किया जा रहा है, भारतीय भाषा परिवार की बात की जा रही है, देश उन्नति भी कर रहा है। तो ये सिर्फ राजनीति है, कुछ नहीं है। जब लगता है कि मैं हार रहा हूँ तो बस भाषा की लाठी में उठा के पीटने लगता हूँ। वो भी लोग अब नकार दे रहे हैं। देखिए, इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि कुछ असर नहीं हो रहा है इन चीज़ों का। तो मुझे लग रहा है कि ये भारत एक अच्छी दिशा में तेज़ी से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, और बाकी सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ऐसे सिद्धांत बना रहे हैं कि जो भारत को सपोर्ट करें, हमारी भाषाओं को सपोर्ट करें, उस पर काम चल रहा है। इसके साथ एक कनेक्टेड मेरा क्वेश्चन है सर,
कि अगर भारत देश में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी ये चाहे कि पूरे भारत में एक कॉमन लैंग्वेज अगर हम इम्पोज करें, ना हिंदी ना कुछ और, बट संस्कृत को अगर हम बढ़ावा दें, जो अभी तो हम देखा जा रहा है कि हिंदी ही संभल जाए वो बहुत है, बट अगर संस्कृत को बढ़ावा दें तो क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है? जब ये देश की भाषा पर विवाद हो रहा था, बहस हो रही थी, तो काफ़ी लोग संस्कृत के पक्ष में थे। इनफैक्ट दक्षिण के जो विद्वान थे, बंगाल के विद्वान थे, महाराष्ट्र के विद्वान थे, सब संस्कृत को चाह रहे थे, लेकिन एक वोट से फिर हिंदी जीत गई। संस्कृत के होने में उस वक्त लाभ क्या था कि सारा देश को एक ही लेवल था डिसएडवांटेज का, सब बराबर थे उसमें, कोई अधिक कोई कम नहीं। हिंदी के होने से उत्तर भारत को एडवांटेज था, इसका लोग विरोध कर रहे थे। अभी यदि हम संस्कृत को लाना चाहें तो कठिनाई होगी, लेकिन संस्कृत भारती बहुत अच्छा काम कर रही है कि एक सरल संस्कृत को धीरे धीरे प्रमोट कर रही है। लेकिन हम मार कहाँ खा जाते हैं, जब सर्वे होता है, अभी सर्वे का काम शुरू हो गया है, हर 10 वर्ष में हम सर्वे करते हैं, 2021 का सर्वे अब शुरू हुआ है, तो वहाँ पर संस्कृत वाले लोग कहें कि हम संस्कृत बोलते हैं, क्योंकि संस्कृत हर किसी को देखिए थोड़ी बहुत आती है। मेरा रफ अंदाजा है कि कम से कम 500,000 लोग देश में संस्कृत बोलते हैं, जाने अनजाने में संस्कृत बोलते हैं, यूज करते हैं, लेकिन क्लेम करते हैं सिर्फ 13-14 हजार। पिछले सेंसस में 14,000 लोगों ने कहा हम संस्कृत जानते हैं, और अरबी भाषा की संख्या ज़्यादा होगी संस्कृत से, जबकि अरबी भाषा भारत में होनी नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, जो अब मुझे लगता है इस बार दूर होगी। तो संस्कृत को आगे बढ़ाना अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत जैसा रूप हिंदी को दे दिया जाए, भारतीय नाम से, मान लीजिए को हम संस्कृताइज्ड हिंदी कह दें, संस्कृत हिंदी कह दें, मानकीकृत हिंदी कह दें, जो राजभाषा जो काम कर रहा है, तो उसकी स्वीकार्यता देश में ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा प्रायोगिक भी होगी मुझे लग रहा है। लेकिन हिंदी के नाम पे कई बार विवाद भी हो जाता है, उसको हिंदी नाम ना कह के उसको भारतीय नाम कह दें, चाहे तो भारतीय नाम कह दें, कुछ और नाम कह दें चाहे तो, लेकिन वो ज़्यादा प्रायोगिक होगा, क्योंकि हिंदी अब बोलने समझने वाली अप्रत्यक्ष रूप से 81% लोग अभी देश में हो चुके हैं। तो हिंदी की जो बढ़त है वो बड़ा एडवांटेज है देश के लिए। अब मान लीजिए मुझे कक्षा आईआईटी में बच्चा 12वीं पास करके आता है, अपनी मातृभाषा उसने पढ़ाई की, हिंदी माध्यम से मान लीजिए पढ़ाई की, ब्राइट बच्चा। अब आईआईटी दिल्ली में आता है, वहाँ पे टीचर उसको अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, वो डिप्रेशन में जाता है, फिर वो आत्महत्या कर लेता है। तो यदि टीचर वहाँ पे एक कॉमन भाषा, मान लीजिए हिंदी में ही मुख्य रूप से मिली जुली हिंदी में अब वो चर्चा करें, अब जो गैर हिंदी के लोग हैं उसको मशीन अनुवाद से हम 10-20% लोग मान लीजिए ऐसे हैं, मशीन अनुवाद से उसका हम रिकवरी पूरा कर दें, तो ज़्यादा समझ में बात आएगी लोगों को। अंग्रेजी में करने से हमें 90% लोगों के लिए ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, जो ज़्यादा कठिन है और लोगों को समझ में नहीं आती है। और भारत की कोई भाषा में यदि पढ़ा रहे हैं तो शब्दावली बहुत कॉमन मिल जाती है, संस्कृत के कारण से शब्दावली कॉमन है, बाकी भाषा में बहुत से कॉमन शब्दावली पहले से है। मैं जो CSCT में भी अध्यक्ष था पिछले 3 वर्ष, तो ये बात है वहाँ पे कि अधिकतर शब्दावली संस्कृत की होनी चाहिए। सर, तकनीक मेरे शब्दावली। व्यूअर्स के लिए एक बार आप CSCT बताइए, क्या जी। संस्था है? ये है शब्दावली आयोग, भारत सरकार का एक 1961 में स्थापित हुआ था, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, CSTT। इसका क्या मतलब होता है? इसमें था कि जब भारत में एजुकेशन के लिए हम शब्द निर्माण करें, हर भाषा में शब्द निर्माण करें। हाँ, जहाँ पे शब्द नहीं है, जैसे कि विज्ञान की पढ़ाई के लिए, समाजशास्त्र के लिए, विषय की पढ़ाई के लिए शब्द नहीं है तो बनाने पड़ेंगे शब्द, तो शब्द बनाए जाए और शब्द संस्कृत को केंद्र में रख के बनाए जाए। एक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं सर इसका? जैसे मैं कहूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, तो प्रशासन मान लीजिए बनाया, हाँ, तो प्रशासन सारे भाषा वाले आमतौर पर इसको स्वीकार कर लेंगे। ओके, यदि किसी को बहुत ही भिन्न है तो थोड़ा सा अलग बना देगा उसका। तो जब एक बार शब्द बन गया और कहा कि भाई ऐसे ये शब्द ऐसा लग रहा है कि सारी भाषा में एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो बना दीजिए, सब भाषा वाले एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो रहेगा। अब जिस भाषा में संस्कृत के रूट नहीं है, तो जैसे बोडो है, मणिपुरी है मान लीजिए, या कई बार उर्दू कहेगा कि हमारा रूट नहीं है संस्कृत का, तो उसको वहाँ पे आप अलग कर लीजिए, बाकी तो सब एक जैसा रहेगा। तो ये यूरोप में ये एक्सरसाइज किया गया, पहले भारत में भी करने का था, और DS कोठारी साहब इस संस्था के पहले अध्यक्ष बने। मैं 24वां अध्यक्ष इस संस्था का रहा, और हमारे कार्यकाल में संस्कृत के शब्द बहुत तेज़ी से बने। हमने करीब 1,58,000 संस्कृत के नए शब्द बनाए, जो पहले संस्कृत में नहीं थे।
और फिर वो कहा कि भाई बाकी भाषा वाले इसको आप देखें कि आप इसको स्वीकार कर सकते हैं क्या। जैसे भी AI का शब्दावली संस्कृत में बना, ओके। पहली बार किसी भाषा के सब पहले संस्कृत में बना, वो बाकी भाषा वाले एजली स्वीकार कर लेंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो नए शब्द बनने हैं, संस्कृत ने बना दिए, तो अब ले लो उसको। मतलब ऐसा है कि अगर हम इसको एक सर्कल में देखें, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, वो सेगमेंट्स जो है अलग अलग लैंग्वेजेस हो गई हैं, बीच में सेंटर पॉइंट जो है संस्कृत है। अगर मलयाली भाषा में कोई नए शब्द की कोई कमी अगर रह जाती है तो संस्कृत उस शब्द की उस गैप को फुलफिल कर देगा, और वो एक ऐसा नया शब्द है जो उन सभी लैंग्वेजेस में जहां भी गैप होगी उनको कंप्लीट कर सकता है, ताकि हर लैंग्वेज अपने आप में कंप्लीट रह जाए और एक ये कॉमन वर्ड्स जो सभी लैंग्वेजेस में इजीली एक्सेप्ट हो जाए, कर इमर्ज करे। और पहली बात तो पहले से ही भाषाओं में शब्द पहले से हैं, जैसे प्रशासन कहते हैं हिंदी में। हाँ। अब देखिए मलयालम में निर्वहनम, भरणम पोषणम शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन हाँ। के लिए, कितना मैच्योर कॉन्सेप्ट है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर भरण पोषण करे। हाँ, करेक्ट। तो संस्कृत के शब्द पहले से ही मौजूद हैं, तो ये एक इसको और बढ़ावा देने की बात थी। तो ये इस आयोग के प्रशासन द्वारा इज अ हिंदी वर्ड, हिंदी ने जो स्वीकार किया, हिंदी ने उसको सुधार किया, पर जो आपने बताया निर्वाणा, भरण पोषण, ये इज अ संस्कृत वर्ड, संस्कृत वर्ड है, मलयालम में है, मलयालम और तेलुगु में भी इसी तरह का शब्द है। ओके। तो दक्षिण की भाषा में संस्कृत के अपार शब्दावली है पहले से। इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की बात इस आयोग के द्वारा थी, और ये चल रहा है, काम बढ़िया से चल रहा है, और भारत सरकार बहुत ही मनोयोग से लगी हुई है इस विषय में। मुझे लग रहा है कि ये प्रक्रिया अच्छे रिजल्ट्स लाएगी आगे। बिल्कुल सर, एक बार फिर से अपन अब इतिहास में चलते हैं जी। हमारे इतिहास में बहुत समय से अरबियों का राज रहा है, हमारे मुस्लिम्स राज रहा है। तो एक समय ऐसा आ गया था कि जब राजा महाराजा एक दूसरे को पत्र लिखते थे, बात करते थे, तो उन लेटर्स में यूज होने वाले वर्ड्स, उसमें 70 to 80% वर्ड्स जो थे वो अरबी और फारसी के यूज किए जाते थे। फिर 1600s में कुछ ऐसा हुआ जिसमें हम सब बोलते हैं कि हमारे भारत देश में हमारे शिवाजी का जन्म हुआ, और शिवाजी ने फिर से उनके प्रदेश में, मतलब शिवाजी के राज्य में, वहां पर संस्कृत को फिर से मान्यता दी, और संस्कृत को उन्होंने राजभाषा का एक जो उसका दर्जा था वो दिया गया। तो इसके बारे में मुझे आप थोड़ा सा। देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ छात्रों से, देखिए पूरा का दक्षिण भारत बचा रह गया, या हम बचे रह गए एक तरह से, देखिए शिवाजी और विजयनगर एम्पायर के कारण। नहीं वो तो एक लाइन जो थी नहीं तो उसके ऊपर भी टेम्पल्स नहीं है, और यहाँ पर अभी भी सारे टेम्पल्स हैं। नहीं तो बुरा हाल होता। देखिए अरब पहले आए और आक्रमण करके गए, तोड़े, और जब वो तोड़ते थे तो पहले किताबों को जलाते थे, पंडितों को मार देते थे ताकि ज्ञान विज्ञान संस्कृत समाप्त हो जाए। मंदिर तोड़ दिया, ध्वंसकारी थे। और हम लोग कभी विध्वंसकारी रहे नहीं, हिंदुओं की वो टेंडेंसी रही नहीं कभी। फारसी लोग आए, अब मुगल आए, मुगल लोगों का भी रहा और कई अच्छे भी हुए, लेकिन अधिकतर तो आपको पता ही है इतिहास इनका। तो पहले अरबी भाषा का थोड़ा प्रभाव रहा, फारसी का ज़्यादा प्रभाव रहा। और फारसी का जो प्रभाव रहा ना, उसमें बड़ी अजीब सी बात है। देखिए यदि ये इंडो ईरानियन, यदि संस्कृत मूल, यदि वैदिक को मूल माने, वो वैदिक को ही हम प्रोटो इंडो यूरोपियन कहें, तो फारसी तो संस्कृत से बहुत नज़दीक की भाषा है। मैं भी आई थिंक पिछले 6-7 महीने पहले एक संस्कृत और फारसी अवेस्ता का थीसिस एग्जामिन कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अवेस्ता संस्कृत की डायलेक्ट है, ऐसा लग रहा था। अवेस्ता ओल्ड फारसी को बोलते हैं, पुरानी फारसी को बोलते हैं। तो यदि फारसी भारत में आई तो उससे पहले संस्कृत भारत जा चुकी थी, है कि नहीं। कई ऐसे शब्द हैं जो हमें लगता है कि फारसी से हिंदी में आए, लेकिन एक्चुअली मूल के संस्कृत के शब्द हैं। जैसे आबादी, आबादी आप कहिए तो लगता है कि आबादी फारसी शब्द है, लेकिन अप मतलब होता है पानी, अद मतलब खाना। जहाँ संस्कृत शब्द है अप अद, संस्कृत का रूट है अद, अप मतलब पानी। तो जहाँ खाना पानी होगा वहाँ पे जनता बसेगी। तो ऐसे कई शब्द जो हैं संस्कृत से गए फारसी में, फिर मुगलों द्वारा बाद में यहाँ पर आए, उनका शासनकाल रहा तो वो शब्द हिंदी में आ गए नए रूप में। तो ये कोई अलग परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। और ईरान के सब लोग मानते हैं, ईरान के लोग अपने आप को इंडो ईरानियन कहते हैं, मुस्लिम नहीं कहते अपने आप को। वो फ़ख्र महसूस करते हैं अपने आप को इंडो ईरानियन कहने में। मेरे कई दोस्त थे अमेरिका में जब मैं पढ़ता था। तो अब ये जो भाषा में प्रभाव पड़ता है, भाषा बदल जाती है।
तो अभी भी आप देखिए जो FIR की भाषा है, पुलिस की भाषा है या फिर कोर्ट की भाषा है, अभी फारसी शब्द बहुत आयत में है। इनफैक्ट मेरा एक व्याख्यान आगरा में हुआ था, वहाँ पे पत्रकारों ने कहा कि अभी FIR की भाषा में कई शब्द ऐसे हैं जो हम समझ नहीं पाते, अब बदलिए। तो हम लोगों ने वहाँ पे फिर CSTT में इसकी एक अलग डिक्शनरी बनाने का प्रयास किया, शुरुआत कर दिया, वो डिक्शनरी बन रही है, ताकि हम जो आजकल शब्द चल रहे हैं वो संस्कृत वाले शब्द उसमें डालें। तो शिवाजी ने एक बड़ा काम किया, महाराजा शिवाजी ने काम ये किया कि फारसी और अरबी शब्दों को हटाकर संस्कृत के शब्दों को देना शुरू किया। और कई ऐसी इन्होंने कमीशन किए प्रोजेक्ट्स के, भाई ऐसे आप शब्दों को संकलित करो जो प्रशासन में इस्तेमाल हो और कम्युनिकेशन जो आप कह रहे थे उसमें इस्तेमाल हो, और ये बड़ा काम किया उन्होंने। साथ ही मंदिर बनवाए और अपनी संस्कृति को बढ़ाने का कार्य किया, पाठशालाएँ खुलवाई, संस्कृत पढ़ाने का काम किया। ये तो बड़ा योगदान रहा, नहीं तो आज हालात कुछ और ही होते, समझता। मेरा सिर्फ दो पार्ट में सवाल है। पहला पार्ट तो ये है, यहाँ से कनेक्टेड, कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर शिवाजी ने ऐसा नहीं किया होता तो हमारी संस्कृत जो थी वो खत्म हो चुकी होती। दूसरा सवाल मेरा ये है कि शिवाजी के बाद कितने और हिंदू या दूसरे राजाओं ने इसको आगे कंटिन्यू रखा? क्या ये शिवाजी और संभाजी के जाने के बाद ये चीज़ भी खत्म हो गई या फिर ये आगे और कंटिन्यूड रही? देखिए, संस्कृत में एक बड़ी विचित्र जिजीविषा रही है कि आक्रमणकारी आए गए, लेकिन ये चलती रही परंपरा, क्योंकि जो पुस्तकें रचित संस्कृत में हैं, इतनी ज़बरदस्त परंपरा रही है ज्ञान की कि उसको आपने जला दिया, लेकिन ज्ञान तो मस्तिष्क में लोगों के है। हम मौखिक परंपरा वाले लोग हैं। पुस्तकें तो आप लाइब्रेरी जला दीजिए, किताब तो यहाँ पर है, फिर से बना लेंगे लोग। तो ये कभी ख़त्म नहीं हुई। हाँ, जब भाषा प्रशासन के कारण बदलती है तो उसका फिर शुद्धिकरण भी किया गया और मानकीकरण किया गया, क्योंकि भाषा इसलिए नहीं किया गया कि फारसी अरबी अप्रिय हैं, क्योंकि अब चल नहीं रही हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम जो मूल संस्कृत के लोग हैं, हमारी परंपरा वो रही है, तो यदि आप फारसी अरबी शब्द बाहर के लाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगी, तो फिर धीरे धीरे उसको बदलना पड़ा। अब देखिए, अंग्रेजी भी हमारे अभी भाषा बहुत सारी हैं, जो अंग्रेजी लोग समझ ले रहे हैं वो तो रह जाएंगी, जो नहीं समझ रहे हैं धीरे धीरे निकल जाएंगी, वो हमें उनके बदले शब्द लाना पड़ेगा। तो संस्कृत की परंपरा कभी रुकती नहीं है। उसके बाद महाराजा शिवाजी के बाद अब अंग्रेज़ लोग आए, तो अंग्रेज़ ने भी कई अंग्रेज़ों ने तो संस्कृत को बढ़ाने का काम भी किया और कईयों ने तो उसको ध्वस्त करने का काम भी किया। मैकॉले ने तो किया ही, लेकिन कई अंग्रेज़ विद्वानों का योगदान भी रहा संस्कृत को आगे बढ़ाने में। मैक्स मुलर जैसे कई ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने काफ़ी योगदान किया संस्कृत को आगे बढ़ाने का। तो दोनों ही तरह की परंपरा रही। और फिर अब जो हम आज आज़ाद हो गए, तो अब मुझे लग रहा है कि संस्कृत जो पाठशालाएं हैं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और पाठशालाओं में और गुरुकुलों में एक संस्कृत का एक समाज होता है। मेरे कई छात्र गुरुकुल से पढ़ के आते हैं, मैं उनमें गजब परिवर्तन देखता हूँ। क्योंकि मैं पूछता हूँ उनसे कि आप वहाँ पर क्या आप करते थे गुरुकुल में। उनकी जो जीवन शैली होती थी, पूरा एकदम भारतीय जीवन शैली कह लीजिए, एक भी आपको पाश्चात्य चीज़ नहीं मिलेगी। ऐसा भारत में है? हाँ, भारत में कई गुरुकुल हैं। दिल्ली के आसपास आपके महाराष्ट्र में बहुत से गुरुकुल हैं, मध्य प्रदेश में गुरुकुल मिल जाएंगे, जिसमें हमारे पुराने तरीके से ही उन्हीं बिल्कुल वैसे ही रहते हैं लोग, वैसे ही रहते हैं संस्कृत में। इनफैक्ट आजकल जो कई संभ्रांत बच्चे जो होते हैं, जो मोबाइल के युग में बिगड़ चुके होते हैं, उनको हमें भर्ती कराया जाता है ताकि वो ठीक होकर निकल जाए। ऐसा भी होता है। हाँ, मुझे थोड़ा सा इनके बारे में आप और बताइए। जैसे रोहतक में गुरुकुल है एक, मेरे कई छात्र वहाँ से बताते हैं वो, क्योंकि जीवन शैली सुबह 4 बजे उठना, फिर वेद पाठ करना, फिर यज्ञ करना, फिर संस्कृत का पाठ करना, भोजन में कंट्रोल, आपके व्यवहार में कंट्रोल, सारी बातें होती है। एक बार आप आगे बाहर नहीं निकल सकते आप, और जब आप निकलते हैं तो पूरा मेरा छात्र बता रहा था कि एक कोई इंग्लैंड से कोई बच्चा को वहाँ पर डाल दिया गया, कोई इंडियन पेरेंट था। जब वो निकल के वहाँ से गया तो वापस धोती ही पहनता है, वो सबको प्रणाम ही करता रहता है। तो बहुत ज़्यादा उस पर जो है वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में ढाल देते हैं, तो बच्चे का एकदम से क्लीनिंग हो जाता है दिमाग का, जो कचरा बाहर आ जाता है। तो मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को थोड़े समय के लिए वहाँ जरूर डालना चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि संस्कृत और सनातन एक जैसा है? भले इसको कितना भी आप दबा लो, पर ये कभी खत्म होने वाला एक मतलब धर्म बोल सकते हैं इसको हम? परंपरा, धर्म बिल्कुल कह सकते हैं। धर्म तो देखिए हर हमारा, आपका, हर किसी का, इसका भी धर्म है, पौधे का भी धर्म होता है। सनातन एक परंपरा है जो हमेशा से रही है, रहेगी, वो हमेशा सच रहेगी। संस्कृत उसी परंपरा की भाषा है, तो संस्कृत को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि मानक रूप तो रहेगा, आपको मानक भाषा तो चाहिए।
कुछ भी काम करने के लिए, तो मानक भाषा रहेगी। वो संस्कृत इतनी मैच्योर भाषा है, इतनी मैं समझता हूँ कि रिच भाषा है हर दृष्टि से, साहित्य हो, आप दर्शन हो, ज्ञान विज्ञान की बात हो, ध्वनि शास्त्र इसका देखिए कितना मैच्योर है ध्वनि शास्त्र इसका। ध्वनि शास्त्र क्या है? जो फोनेटिक्स जो है, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, जैसे हम क च ट त प हाँ, कहते हैं, हाँ, वो जो है ध्वनि शास्त्र। और करीब जितने भी शिक्षा और प्रादेशिक के लिखे गए, हमारे 6 वेदांग में से 4 भाषा विज्ञान के वेदांग थे, और सबसे प्रमुख वेदांग शिक्षा था, कैसे हम उच्चारण करते हैं। तो सारा शास्त्र इतना बढ़िया से बनाया गया संस्कृत में, और इतना डिटेल्ड है कि इससे compete करना बड़ा कठिन है। मुझे लगता है संस्कृत का योगदान एक बड़ा ये है कि बाकी भारतीय भाषाओं को आप संपुष्ट कर रहे हैं। करने का भी दायित्व संस्कृत के ऊपर रहता है कि बाकी भाषाएं कैसे हमारी मदद से आगे बढ़े। आप योगदान दीजिए, शब्द देते रहिए। आप शैली संस्कृत ने दी है, व्याकरण संस्कृत ने दिया है, कहानियाँ संस्कृत ने दी है। अब रामायण महाभारत देखिए, सारी भाषाओं में आपको रामायण महाभारत कहानी मिल जाएगी आपको। व्याकरण में किसी भाषा को उठा लीजिए आपको सिद्धांत कौमुदी की छाप मिलेगी आपको। कई पाणिनि ध्वनि शास्त्र के जो नियम है वो अंग्रेजी पे लागू होते हैं। तो एक तरह से यूनिवर्सल सिस्टम भी संस्कृत का है, और जिसका फायदा पश्चिम के भाषा वैज्ञानिकों ने बहुत उठाया, जिसका फायदा कृत्रिम प्रज्ञान AI ने उठाया। तो कई संस्कृत का तो एक जबरदस्त हमारे देश पे प्रभाव रहा है। हमारी सबसे मैच्योर प्राउड एक्सपोर्ट है दुनिया के लिए संस्कृत और भाषा विज्ञान। तो इसको तो हमें और कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इससे देश एकजुट रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। सर, जैसे मेरा एक सवाल था इसके अंदर कि अगर हमारी जैसी संस्कृत भाषा, जो आज देखा जाए तो सभी का एक फाउंडेशन लेकर बैठी हुई है, कि जितनी भी अपन भाषाएं देख रहे हैं उन सब में छोटा-छोटा कहीं न कहीं कुछ शब्द, जैसे हम कोर्ट और अदालत, कोर्ट इज़ एन इंग्लिश वर्ड, अदालत एक शायद संस्कृत वर्ड है? अदालत फारसी कह लीजिए, जब तक इसको हम उसकी निरुक्ति नहीं कर लें अब तक तो फारसी लगती है। अच्छा, ओके। तो ये जो हमारा कल्चर, जो हमारा संस्कृत भाषा से ही हमारा कल्चर को हम जोड़ सकते हैं या नहीं? ये संस्कृत जो है हमारे कल्चर से भी ज़्यादा एंशिएंट लैंग्वेज मानी जाती है। देखिए, मूल तो हमारा संस्कृत ही है। वेद और संस्कृत 2 बातें, इससे पूर्व कुछ मिला नहीं अब तक। पूरे ही यदि आप इसको भारोपी परिवार मानते भी हैं, और सिमिलैरिटी है, यूरोप की भाषाओं और संस्कृत में बहुत सिमिलैरिटी है, तो संस्कृत को मूल मानना कोई गलत बात नहीं होगी। तो ये तो है जबरदस्त। तो इससे पूर्व कुछ मिले तो मानूं मैं। अब ऋग्वेद से पुराना कुछ मिलता नहीं है। दुनिया का पहला साहित्य ऋग्वेद है, वो भी पोइट्री में है। इससे पुराने कोई भाषा नहीं मिली, न कोई साहित्य मिला। तो हमें संस्कृत को मान लेना अभी एम्पिरिकली सही बात होगी इस वक्त, है ना? क्योंकि और जब भारतीय भाषाओं की बात करें तो 4 परिवार गिनाए इन लोगों ने, पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने, जो मुझे लगता है कि वो सिद्धांत थोड़ा क्षीण हो गया, अभी कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन अब तक तो आर्य भाषा परिवार कहा गया है। 15 आर्य भाषाएं हमारे संविधान में हैं, हमारे शेड्यूल अष्टम अनुसूची में हैं। 4 द्रविड़ भाषा, सो कॉल्ड द्रविड़ भाषाएँ हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और 3 पूर्व की भाषाएं हैं, बोडो और मणिपुरी जो है वो तिब्बतो बर्मन परिवार की मानी जाती है, और संथाली मानी जाती है ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की। लेकिन इस सब में जो संस्कृत का आधार है वो जबरदस्त है। संस्कृत से इतना ड्रॉ किया है, यदि हम एक परिवार की ना भी माने सारी भाषाओं को, संस्कृत से इतना लिया इन लोगों ने, ना ही सिर्फ शब्द के स्तर पे, व्याकरण के स्तर पे, जॉनरा के स्तर पे और थीम्स के स्तर पे, सारे स्तर पे लगता है कि पूरा देश जो है एकमात्र भाषा परिवार और एक क्षेत्र जैसा उभर के आ रहा है। तो संस्कृत का योगदान एक जबरदस्त है भारतीय भाषाओं के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए। सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे हमारी पूरी दुनिया की उत्पत्ति जो हुई है वो एक ओम से हुई है, और ओम जो शब्द है वो उसमें ताकत होती है, और उसी तरह की जो ताकत है वही हमारी शब्दावली, जो ओम से निकली हुई जो लैंग्वेजेस हैं, उसी लैंग्वेज में से, उन्हीं लैंग्वेजेस में से संस्कृत भी एक लैंग्वेज कहलाती है। ओम, देखिए, ओम का कई नाम हैं, प्रणव भी नाम है, और प्रणव को ईश्वर का रूप भी योग सूत्र में बताया गया है। ओम को यदि आप लिंग्विस्टिकली समझें तो कंठ ध्वनि है, ऊ जब कहते हैं तो पूरा ओरल कैविटी का एक शेप बन जाता है। म औष्ठ्य है, तो पूरी भाषा का द्योतक है वो। जब हम ओम कहते हैं तो नाद होता है, नाद से हमें
ध्यान लगाने में मदद मिलती है। जब ध्यान लगा लेते हैं हमें प्रसाद मिलता है योग का, तब हमें चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं। जो ज्ञान अभी हमें ठीक से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है, जो जो ध्यान की स्थिति जो होती है। इसलिए शब्द का और ओम का पावर तो गहरा बहुत ज़्यादा है। कनेक्शन है। और ऐसा कहते हैं कि इसी से उत्पत्ति हुई है, इसी से समाप्त भी होगा। बिग बैंग थ्योरी भी करेक्ट। आप हाँ, हाँ। ब्रह्मांड भी कहते हैं हम कि अंडे से मानो उत्पत्ति सबकी हुई है। तो ये तो है ओम का। और ओम का प्रयोग भाषा के लिए भी किया जाता है हर जगह। ओम के कई अर्थ हैं। आयुर्वेद में भी ओम का प्रयोग होगा हर जगह। हम ध्यान लगाते हैं ओम से, और हमारे सारे श्लोक में ओम से शुरू करते हैं हम। एक मन को एक शांत करने का भी एक तरीका इसका है। सर, जैसे हम पतंजलि की अगर हम बात करें, तो पतंजलि को बहुत से लोग एक संत की या साधु की तरह से नहीं देखते हुए उनको एक साइंटिस्ट की तरह देखते हैं। और पतंजलि ने अपने पुस्तक में ये क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि संस्कृत जो है वो एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। देखिए, पतंजलि के नाम से 2 पुस्तकें प्रमुख रूप से आती हैं। महाभाष्य, जो कि पाणिनि का एक महाभाष्य है अष्टाध्यायी का, और दूसरा योग सूत्र आता है। अब दोनों एक ही पतंजलि थे, अलग अलग थे, कह नहीं सकते। हो सकता है एक ही हो, नहीं हो। तो भाषा का एक दर्शन भी होता है, तो आप उसमें आप योग सूत्र में कई चीज़ें मिल जाएंगी आपको भाषा के रूप में। लेकिन महाभाष्य जो उनका पतंजलि का है, वो उन्होंने स्फोट की चर्चा की है, और कैसे हम बोलते हैं, कैसे चीज़ें उच्चारित होती हैं। और पाणिनि को एक तरह से रीएस्टैब्लिश किया उन्होंने। पाणिनि के अष्टाध्यायी पे कमेंट्री एक वार्तिक आई थी कात्यायन की। उसके बाद उनको दोबारा परिभाषित किया महाभाष्य में पतंजलि ने, और एक बहुत बड़ा भाष्य लिखा उसके लिए पाणिनि के लिए। और योग सूत्र में एक दर्शन की बात, योग की बात है। योग चित्तवृत्ति निरोधा है, उसके बाद उसके कैसे ध्यान करना चाहिए, उसकी पूरी प्रक्रिया है। वो तो मेरा विषय नहीं है, लेकिन उसमें भी भाषा के आपको अंश मिल जाएंगे कहीं कि आप गहन रूप से अध्ययन करेंगे तो पतंजलि को हम वैज्ञानिक कह सकते हैं। अब उस ज़माने में विज्ञान और नॉन साइंस, अविज्ञान और विज्ञान जैसी कोई बात थी नहीं। अब देखिए 6 वेदांग में जिनके आधार पर अब वेद की रचना कर वेद को समझ सकते हैं, वेद को समझने के लिए वेदांग का ज्ञान चाहिए। अब 6 वेदांग में 4 जो थे भाषा विज्ञान के थे। छंद, मीटर का ज्ञान चाहिए आपको, क्योंकि आपको मौखिक परंपरा में किताबें लिखनी है। बिना छंद के आप किताब लिख नहीं पाएंगे, कविता लिख नहीं पाएंगे। चाहे आप गणित की किताब लिख रहे हो, चाहे आप फिजिक्स की किताब लिख रहे हो, आपको लिखना है छंद में, तो आपको साहित्यिक भी होना पड़ेगा, छंद का ज्ञान भी चाहिए आपको। छंद मतलब क्या होता है? जैसे कहा कि श्लोक छंद है, मीटर है, 8 इसके पाद होंगे। जैसे मंदाक्रांता है तो 19 हो गए। हम कंपोज कैसे कर रहे हैं लाइन को, गे शैली में कैसे बना रहे हैं, है ना। तो उसकी एक नाप तोल दिया गया, मीटर दिया गया, छंद दिया है। कई तरह के छंद होते हैं संस्कृत में। तो हर जैसे ऋग्वेद में श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, कालिदास के लिए मंदाक्रांता महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग लोग अपना छंद अपनाते हैं। कवि के हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमको छंद चाहिए। क्योंकि मौखिक परंपरा है तो हमें गेय शैली में करना है, क्योंकि हमें गा के सुनाना है। तो छंद है, व्याकरण है, उच्चारण है, और निरुक्त है, इटमोलॉजी, ये 4 भाषा के वेदांग किए गए। फिर ज्योतिष और कल्प अलग रहे। तो विज्ञान जैसी कोई बात है नहीं, हर ज्ञान विशिष्ट है। जो शास्त्र है वो विज्ञान है, कह लीजिए, विशिष्ट ज्ञान। और शास्त्र की रचना कैसे होगी, आपको दोष रहित बनाना है पुस्तक को। पुस्तक दोष रहित होगा तो उसका पठन पाठन भी दोष रहित होगा। पुस्तक में दोष आ गया तो फिर पठन पाठन में दोषपूर्ण हो जाएगा। तो एक बहुत जबरदस्त परंपरा हमारे यहाँ रही ज्ञान विज्ञान को की रचना करने की। सर, एक फ्रांस के एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे, जेरेड हुए। तो इन्होंने फ्रांस में, ये एक फ्रांस के बहुत बड़े लिंग्विस्टिक माने जाते थे, और इन्होंने वहाँ पर एक संस्कृत को लेकर एक कमेंट पास किया था फ्रांस में। और उनका ये कमेंट था, पुटिंग द इंग्लिश अल्फाबेट्स टू शेम। उन्होंने संस्कृत की वर्णमाला पे जब उन्होंने रिसर्च करी, जब उन्होंने उसको डीप डाइव करा, तो उन्होंने संस्कृत को इस एक कंप्लीट या होलसम लैंग्वेज की तरह देखा। और उन्होंने ये कहा कि
जो हमारी वर्णमाला है, जो हमारे अल्फाबेट्स है, वो इतने कंप्लीट है कि उसको आप कभी खत्म ना होने वाले शब्द है कि आपको उसको कभी बढ़ाना या कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि आपको अंग्रेजी भाषा को करना पड़ती है, राइट? जी। जेरार्ड हुए, प्रोफेसर जेरार्ड हुए मेरे मित्र हैं, अभी हैं वो। अच्छा। हाँ, और वर्साइल पेरिस में सवाल है, वहाँ पे इंड्राया इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे, रिटायर हो गए। संस्कृत के व्याकरण पे सॉफ्टवेयर बनाए, हम लोग एक ही कम्युनिटी के हैं, संस्कृत कंप्यूटिंग कम्युनिटी के हम लोग हैं। तो जब ये कहते हैं वो ऐसी बात है कि बार बार लोगों ने कही है उनको इस बात को। तो कोई नई बात ये नहीं है, और ये सच बात है, क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो बड़े प्ले राइट थे इंग्लिश के, उन्होंने भी ये बात कही है कि अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट सिस्टम है बिल्कुल साइंटिफिक तो है नहीं, वो रिटन सिस्टम है उनका। वेस्ट का सिस्टम रिटन है, हमारा फोनेटिक सिस्टम है, हमारी भाषाएं ध्वन्यात्मक होती हैं, हम बोलते हैं, हमारी पूरी ज्ञान परंपरा बोलने पे डिपेंड करती है। लिखना तो बाद में आएगा, जब बोलेंगे पहले, बाद में लिखेंगे, तो लिखना हमारे ध्वनि के आधार पे होगा, वहाँ लिखते हैं। तो ये समस्या रही। अब देखिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में स्वर हम कहते हैं ए ई आई ओ यू, 5 स्वर के लिए अल्फ़ाबेट 5 है, स्वर 5 नहीं, स्वर ज़्यादा भी हैं। अब ए जो है, ए अ के लिए भी है, ए के लिए भी, आ के लिए भी है। हमारे यहाँ स्वर स्पष्ट दिए गए हैं, व्यंजन अलग से दिए गए हैं, क्योंकि ध्वन्यात्मक है। अब कितना ध्वन्यात्मक, कितनी ध्वन्यात्मक लिपि हमारी है अलग अलग भाषाओं की, वो डिपेंड करता है। जैसे बांग्ला थोड़ी कम ध्वन्यात्मक होगी, संस्कृत ज़्यादा ध्वन्यात्मक होगी, दक्षिण में भी ध्वनियाँ कम बेस अधिक होगी, लेकिन सारी लिपियाँ ब्राह्मी से आई हैं। ब्राह्मी लिपि जो अशोकन ब्राह्मी, या कह लीजिए कि इंडस की लिपि भी अब प्रोटो ब्राह्मी कह लीजिए, इंडस हमारी पहली लिपि ब्राह्मी है, और ब्राह्मी से ही उत्तरी ब्राह्मी, दक्षिण ब्राह्मी, सारी लिपियां भारत की आई हैं। सर ये लिपि क्या होती है? स्क्रिप्ट जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे देवनागरी है, हाँ। जैसे बांग्ला की लिपि है, हाँ। क जैसे बांग्ला में लिखेंगे, देवनागरी में लिखेंगे, क उड़िया में लिखेंगे, क तमिल में लिखेंगे। तो हर लिपि में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, कितना आपको चाहिए, करेक्ट, जितनी भाषा आपको सपोर्ट कर रही है। तो हमारे यहाँ ध्वन्यात्मक परंपरा रही, इसलिए हमारी भाषाएं चलती हैं ध्वनि से। इसलिए कभी मुझे लगता है कि अंग्रेजी को भी देवनागरी में लिखें, अंग्रेजी के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। ऐसा बहुत लोगों ने कहा है ऐसा। मैंने एक बार किसी व्याख्यान दिया था, मैंने कहा था कि देवनागरी प्लस यदि इसको बृहत्तर देवनागरी बात करें तो अधिकतर भाषाएं इसको स्वीकार कर सकती हैं। एक बनाया उन्होंने फोनेटिक अल्फ़ाबेट भाषा विज्ञान में, IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। अब रोमन में 26 अक्षर में हम इंग्लिश का काम चला लेते हैं, अधिकतर भाषाओं का काम चला लेते हैं। अब IPA में 75 है कम से कम, अब ज़्यादा बढ़ गए होंगे, 75 अल्फ़ाबेट। हाँ, कि उसमें क्योंकि हर तरह के साउंड्स, अब 5 अक्षर दिए आपने स्वर के लिए इंग्लिश में, 5 तो ज़्यादा होते हैं, उसके लिए आपको अलग सिंबल चाहिए, AIOU के अलावा भी बढ़ाना पड़ेगा आपको। जैसे ई कहेंगे, ई के लिए तो AIU नहीं चलेगा। करेक्ट। अब आई जो शब्द है, आई ई के लिए भी है, ई के लिए भी, आई के लिए भी है, हाँ, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो 75 से ज़्यादा ऑब्वियसली उसमें होंगे। तो इस ढंग से उन्होंने बनाया, लेकिन अब देवनागरी ज़्यादा आसान लगती है हमारी भारतीय भाषा के लिए भी और वहाँ के लिए भी। यदि वो करें तो सबके लिए आसान होगा, लेकिन वो करके अंग्रेजी को और पॉपुलर नहीं बनाना चाहते हम। करेक्ट, कि नहीं, ये भी एक समस्या है। और वो भी देवनागरी को इंट्रोड्यूस करके हमारे संस्कृत भाषा को या देवनागरी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हो शायद। वो नहीं देना चाहते हो, लेकिन उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कई लोग परेशान हैं अंग्रेजी की लिपि से। जेरार्ड हुए, उनकी अपनी लिपि फ्रेंच की लिपि भी रोमन ही है, वो भी वैसे ही है। पर फ्रांस में इतना बड़ा स्टेटमेंट देना, वो देते हैं बहुत से लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कोई शर्म महसूस नहीं होती इस बात में कहने में। सच तो सच है। करेक्ट। हाँ, तो लिपि तो हमारी बहुत ही साइंटिफिक रही है, और वाजसनी प्रादेशिक शाक्य में पहली बार लिपि हमारी आई इस रूप में। और उसको देखिए, कुचु टुतुपु, कवर्ग, क ख ग घ ङ, फिर चवर्ग, क क्या कंठ्य, अब चू है तालव्य, च छ ज छ य, फिर टू टवर, थोड़ा आगे चाहिए, ट ट ट ठ ड त त त, फिर आगे, फिर प प ब म, यहाँ से आगे तक चल रहे हैं हम। करेक्ट। हर का देखिए, क ख क ख ख। मैं अमेरिका में हिंदी जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे ख नहीं होता, कैसे पढ़ाते थे ख उनको, कि आप क कहिए, पेपर रखिए, खान फ्रॉम द एपिग्लोटिस, वो तो ख होगा, लेकिन क में पेपर नहीं हिलेगा, ख में ख पेपर हिलेगा, पेपर टेस्ट कहते हैं, और क्या नहीं होता ख।
करेक्ट। तो हमारे यहाँ तो ये बड़ा एलैबोरेट सिस्टम रहा है और इसको इतना बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर दिया है हमारे शास्त्रों ने। इनफैक्ट एक टेक्स्ट है पाणिनि शिक्षा, हाँ उनको पाणिनि नहीं लिखा है लेकिन पांडे के नाम से उस ऑथर ने फेमस है वो। कहा कि मैं पांडे के नाम से लिख रहा हूँ ताकि लोग पढ़ेंगे उसको। ओके। उनकी बात देखिए, कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो स्वयं पढ़ते हैं जिनके लिए मैं किताब नहीं लिख रहा हूँ, जो नहीं पढ़ते उसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा। वह कहते हैं भैया दुनियाओं को सिर्फ स्वयं ब्रह्मा ने बनाया है, आप पढ़िए उसको, बहुत जरूरी जानना है उसको। तो ये इतना महत्वपूर्ण था शास्त्र हमारे लिए, अभी भी है। करीब 100 से अधिक शिक्षा शास्त्र अभी भी हैं जो एडिट नहीं हुए हैं। हमारे छात्रों ने आत्रेय शिक्षा को एडिट किया, चाराणी शिक्षा को एडिट किया, कई प्रकाशित किए ग्रंथों को। तो बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र, हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र उच्चारण शास्त्र रहा है, क्योंकि बहुत सी भाषाएं थी, उच्चारण को स्पष्ट करना बड़ा जरूरी था। और हमारे इतिहास में ये रहा भी ये परंपरा कि हमारी जो कहानियां है, जैसे हमारी रामायण महाभारत, हम हमेशा सुनाते हुए, सुन के और हमारा बिल्कुल कल्चर ही वैसा रहा है कि हम बोलना फोनेटिक्स सुनना। में स्वर रहता जो है। बोल दिया वही सिग्नेचर हो गया। अब तो Correct. यहाँ अंग्रेज लोग लिखाते साइन करवाते थे, हाँ। हमारे यहाँ उसका कोई मतलब नहीं था, जो बोल दिया बस वही हो गया बात। अच्छा, यहाँ लिपियों से सर मुझे एक बहुत ही एक्साइटिंग एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि हमारे भारत में कई सारी लिपियां हैं, जैसे अलग अलग तरीके हैं लिखने के, पर जब भी मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को देखता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा घुमावदार लिखी जाती है, कर्व कर्व वाली लैंग्वेजेस होती है, बट दूसरी जो लैंग्वेजेस वो इतनी कर्व नहीं होती है। देखिए जो ब्राह्मी लिपि है ना, उत्तरी ब्राह्मी दक्षिणी ब्राह्मी, लेकिन कर्व का तो रहा है। अब हाथ से लिखेंगे यदि तो मिथिलाक्षर का भी कर्व था, अब बांग्ला में भी कर्व है, उड़िया में भी कर्व है, और आप और दक्षिण जाए तो कर्व बढ़ता जाएगा उसको। तो जब आप उसको आर्टिस्टिक बनाते हैं तो कर्व थोड़ा सा दे देते हैं उसमें, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कई बार हम चुनाव करते हैं, जैसे कई बार मुझे लगता है कि आप उड़ीसा में जाएं, वहाँ के मंदिरों को देखें, वहाँ की लिपि को देखें, तो आपको लगेगा कि सिमिलैरिटी दोनों में है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो जब आर्ट इवॉल्व करता है तो लिपि भी उसी तरह, उसी का एक रिप्रेजेंटेशन है, मैं समझता हूँ। तो लिपि तो एक एक्सप्रेशन है कि कैसे हम चाह रहे हैं ध्वनि को लिखना, समाज का एग्रीमेंट है कि हम कैसे चाह रहे हैं। तो ब्राह्मी से विकसित हुई है लिपियाँ, और ब्राह्मी एक बहुत बड़ी फैमिली लिपि की रही है। सर जैसे अभी हमने वर्णमाला के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि जैसे अगर हमारी वर्णमाला जो हमारे शब्दकोश हैं या वर्णमाला जो हम बात करते हैं, अगर वो हमारे बहुत साइंटिफिक है, तो संस्कृत कितनी साइंटिफिक हो सकती है? जैसे हम जो हमारे हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें, क ख घ, जैसे संस्कृत के भी अल्फ़ाबेट्स उसके भी वो होते होंगे, तो उनको बहुत साइंटिफिक माना जाता है। जैसे ओम भी एक संस्कृत वर्ड ही हम उसको लेते हैं। तो संस्कृत लैंग्वेज को हम कितना साइंटिफिक उसको मान सकते हैं? देखिए साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक, सारी भाषाएं साइंटिफिक होती हैं कमोबेश। अब जिस भाषा में अच्छा व्याकरण लिखा जाएगा और उसको नियम के हिसाब से मान के कृत कर दिया गया, उसमें ज्ञान विज्ञान काफ़ी हो गया, तो उसका वर्चस्व काफ़ी रह जाता है और वो साइंटिफिक माना जाने लगता है उसका। लेकिन संस्कृत में क्या है कि बहुत समय मिला हमें ज्ञान विज्ञान बनाने का, हजारों वर्ष से इसमें ज्ञान विज्ञान हो रहा है, और ज्ञान विज्ञान का बनना कभी रुका नहीं। आक्रमण हुए, लोग आए गए, जला दिया, लेकिन ज्ञान विज्ञान कभी रुका नहीं। इसलिए संस्कृत का एक बड़ा एक वर्चस्व मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से रहा। और यदि आप देखें, इसकी वर्णमाला देखें और इसके शब्द शास्त्र देखें, अर्थशास्त्र सेमांटिक्स देखें, इसका वाक्य शास्त्र देखें, सारा बहुत ही वैज्ञानिक है। पाणिनि व्याकरण का उदाहरण लें आप, तो अब अक्षर समावनाएं शिव सूत्र है। शिव सूत्र, शिव जी के डमरू को शिव जी ने 14 बार बजाया अपने नृत्य के बाद, तो उससे ये 14 शिव सूत्र आए, और उन शिव सूत्रों में ध्वनियों को ऐसे अरेंज किया गया है कि आप उसकी एक भी ध्वनि निकाल दें तो पूरा चरमरा जाएगा सिस्टम। वो सिस्टम पाणिनि का समाप्त हो जाएगा। मेरा एक पत्र है द सिस्टम ऑफ पाणिनि। तो कैसे, तो हम क्या करते हैं कि यदि कुछ हमें बनाना है साउंड क्लास, तो एक से दूसरे को ऑपरेट करके हम नया साउंड क्लास बना लेते हैं, और ये शिवसूत्र प्ले करती है। एक साउंड कैटलॉग है जो फार्मूला से एक दूसरे के ऊपर रन करती हैं, और इस साउंड की लिस्ट बनती जाती है। जैसे मान लीजिए प्रोग्राम, आप यदि प्रोग्रामिंग जानते हो, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहा हूँ, तो हम डायनेमिक लिस्ट बनाते हैं, हम लिस्ट को लिस्ट से ऑपरेट करते हैं तो नया लिस्ट बन जाता है। उस तरह की सुविधा पाणिनि के आपके अक्षर समावनाएं में है। फिर उसका जो शब्द शास्त्र है, 2000 धातु 10 श्रेणी में अरेंज किए गए हैं, उनसे हम पुल करते हैं
उसको प्रोसेस करके नए शब्द बनाते हैं। जब तक सर ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार आप फिर से थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज देखिए, में जो व्याकरण पाणिनि का है, हाँ कैसे भाषा वैज्ञानिक है, और हाँ। वैज्ञानिक शब्द से मेरा थोड़ा विरोध रहा है कि ज्ञान तो विशिष्ट ही होता है, और भाषा विज्ञान, भाषा जो शास्त्र है उसको विज्ञान लोग कहते हैं। तो शब्द बनने की प्रक्रिया, हमारा जो मस्तिष्क है, मैं भी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो आपके मस्तिष्क में कोई फिल्टर होगा जो हिंदी के ध्वनियों को पहले एक तरह से मान लीजिए लिख रहा होगा, मैं जो बोल रहा हूँ, उसके बाद उसके नियम होंगे, भाषा के कोश होगा, जिससे वो इंटरप्रेट करके आपको समझ में आ रही होगी बात, मेरी बात, फिर आप जवाब बना रहे होंगे। इस बात को पाणिनि ने अपनी व्याकरण में बताया है, जिसको मैं पाणिनि का सिस्टम कहता हूँ, या कॉग्निटिव मशीन कहता हूँ उसको। ह्यूमन ब्रेन की बात उन्होंने की है, जिस बात को बाद में चॉम्स्की ने अपनी व्याकरण से आगे बढ़ाया, बहुत बाद में। पाणिनि का काल जो है 7th सेंचुरी BCE है, आज से कम से कम समझ लीजिए 2800 वर्ष पूर्व। और चॉम्स्की का काल 1957-65 में जो उनका व्याकरण आया, सोच लीजिए, जो उन्होंने पाणिनि की व्याकरण की झलक स्पष्ट रूप से उसमें दी है। तो पाणिनि कहते हैं कि भाई रूट्स हैं, जो सेंसेस हैं हमारे, जब हम कुछ भी करते हैं, भाषा के अल्टीमेट जो एंटिटी होती है उसको धातु कहते हैं। धातु और गण, इन्हीं पर नियम ऑपरेट होता है और फिर शब्द बनते हैं। तो एक ही व्याकरण शब्द बनाता भी है, शब्द समझता भी है। मैं यदि कह रहा हूं कि देवदत्ता ओदनम पचति, तो उसी व्याकरण से इसको समझ भी लेंगे आप, और आप बना के उसी व्याकरण से कह भी देंगे आप, आपको कहना। जब दो आदमी बात करते हैं, एक बोलता है, एक समझता है, एक समझता है, एक बोलता है, दूसरा समझता है, तो ये वाक व्यवहार चलता है। तो इसमें हम दोनों का व्याकरण काम करता रहता है, बैक एंड फोर्थ, आगे बढ़ने में निर्माण करना, पीछे पार्स करना। यही बात AI में भी है। AI में भाषा को समझने की शक्ति चाहिए, वो लैंग्वेज प्रोड्यूस करेगा, लैंग्वेज को पार्स करेगा। तो पाणिनि की इस आइडिया से पश्चिम के वैयाकरणों को, भाषा वैज्ञानिकों को ये नई दिशा मिली, और नई नई चीजें निकल के उससे आई हैं। तो पाणिनि के कारण संस्कृत में जो भाषा वैज्ञानिकता आई, हो जिसको कहेंगे कि स्पष्टता आई, वो एक बहुत बड़ा योगदान रहा, न सिर्फ संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए, बल्कि पश्चिम की भाषाओं के लिए भी। और संस्कृत के पुस्तकों का अनुवाद जब पश्चिम के वैयाकरणों ने, पश्चिम के भाषा वैज्ञानिकों ने किया, उसको पढ़ाया जाने लगा, उससे काफ़ी सारे आइडियाज़ मिले। तो कई लोगों ने कहा है कि संस्कृत के ग्रामर का जब अनुवाद पश्चिम में पढ़ाया जाने लगा, उससे नई नई चीज़ें निकल के उनके लिए आई। और क्या वो इस चीज़ को अलाउ करते हैं सर? देखिए, ज्ञान कभी किसी देश की बाउंड्री में नहीं रहता। पश्चिम की एक बात मुझे पसंद है कि वो ज्ञान के रूप में कहीं से भी मिल जाए उसको स्वीकार करते हैं। वो बेशक जो गड़बड़ी क्या करते हैं, कई बार उसको श्रेय नहीं देते। हाँ, इस मामले में मैं अरबों का शुक्रिया करता हूँ, वो श्रेय देते रहे। वो कहते ये हिंद साथ है, हिंद से नंबर आया है ये। वो इंडिया को क्रेडिट दिया उन्होंने, जो यहाँ से लिया उन्होंने। इनफैक्ट हमारा ज्ञान अरबों के द्वारा पश्चिम में ले जाया गया, आगे बढ़ा, करेक्ट। अरबों ने हमें श्रेय दिया, लेकिन पश्चिम ने हमें वो श्रेय नहीं दिया। कई लोगों ने दिया है, इक्के दुक्के लोगों ने, बाकी लोगों ने इसको अपना रिपैकेज करके चलाया। तो ये थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन वो ज्ञान तो ले लेते हैं। अमेरिका भी देखिए तो दुनिया के बेस्ट लोगों को ले आएगा वो, है कि नहीं? वो तो करते हैं वो। तो ज्ञान तो दुनिया में हमें श्रेष्ठ जो है उसको लाना चाहिए, और ये तो सच बात है। सर आज अभी तक के हमारे पॉडकास्ट में हमने कई बार पाणिनि के बारे में हमने सुना है, तो अब हमको एक छोटा सा इसके ऊपर डिस्कशन करना है। कौन है ये पाणिनि, या ये कोई व्यक्ति है या ये किताब है? पाणिनि एक वैयाकरण थे संस्कृत के, और वैयाकरण तो मतलब ग्रामरियन ग्रामर लिखने वाले, लिंग्विस्ट कह लीजिए। ओके, ग्रामर लिखने वाले ग्रामरियन, वैयाकरण बोलते हैं, व्याकरण को बनाने वाला वैयाकरण कहलाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम था अष्टाध्यायी। 8 चैप्टर्स में, ग्रामर की किताब जो 8 चैप्टर में विभक्त हो। और ये व्याकरण इतनी प्रसिद्ध हुई कि संस्कृत का फिर एक तरह से मानक रूप दुनिया के सामने आया। हम इसको संस्कृत बोलने लगे। पाणिनि ने जिस भाषा का व्याकरण लिखा, उसका नाम सिर्फ भाषा था। क्या मैं भाषा का व्याकरण लिख रहा हूँ? एक मिनट, मैं स्किप कर गई है। पाणिनि की जो लैंग्वेज थी उसका नाम भाषा था, संस्कृत नहीं था। अच्छा, संस्कृत नाम बाद में आया, क्योंकि वो भाषा रिफाइंड हो गई, इसलिए उस भाषा को संस्कृत कहा जाने लगा।
संस्कृत, म, हाँ, रिफाइंड, रिफाइंड, सम यानी कंप्लीट। कंप्लीट उसको और रिफाइंड किया गया, उसको परिष्कृत किया गया। ओके, एक भाषा को आप रिफाइंड कर दीजिए तो संस्कृत बन जाती है। अच्छा, तो पाणिनि की भाषा संस्कृत हो गई। ओके। तो ये हर भाषा का एक की प्रक्रिया होती है। हर लोग चाहते हैं कि हमारी भाषा संस्कृत बन जाए, रिफाइंड हो जाए, इसके लिए प्रयास करते तो हैं। संस्कृत एंड संस्कृत इज डिफरेंट, राइट? मतलब एक- एक- संस्कृत का मतलब तो हो गया कि वो रिफाइन हो गई, हाँ, वो और ज्यादा साफ प्योर हो गई। हाँ। तो संस्कृत एक अलग ही मतलब लैंग्वेज है, वो है। वही नाम, देखिए, एक विशेषण को नाम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। जो हम संस्कृत कहते हैं, इसका दो अर्थ होता है, तो भाषा का नाम और भाषा का स्थिति, रूप। तो इसका मतलब क्या ये वही कैसे इंदौरी जो था वो इंदूरी इंदूरी करके इंदौर बना, तो ये संस्कृत बोल बोल के सम की जगह संस्कृत बोलने शुरू कर दिया? जो संस्कृत है ना, ये तो मैं समझता हूँ कि एक अशुद्ध प्रयोग है। संस्कृति होना चाहिए। सम, हाँ, संस्कृत होना हाँ, हाँ, और रोमन के कारण कई सारी चीजें हमारे यहाँ आ गई। राम रामा हो जाता है, हाँ, कृष्ण कृष्णा हो जाता है, योग योगा हो जाता है। तो संस्कृत भी इसी कारण से रोमन के कारण प्रॉब्लम हुई है। शब्द तो संस्कृत है, करेक्ट, ये समस्या तो है। ये रोमन के कारण काफी समस्या देवनागरी में भी आई है। ओके। तो मतलब हम बात कर रहे हैं संस्कृत की। संस्कृत की बात कर रहे हैं। ओके, हमारा संस्कार होता है, हर बच्चे का संस्कार होता है। संस्कार होने पे हम संस्कृत हो जाते हैं। जब मुंडन हो गया, युगपवित हो गया, तो हम संस्कृत हो गए। तो हम वैसे ही रहते हैं। जब पैदा हुए तो हम अशुद्ध रहते हैं, फिर हमारा शुद्धिकरण होता है, फिर हम संस्कृत हो गए, संस्कृत हो गए। ये होता है, हर चीज का संस्करण होता है। हम घर का भी संस्करण करते हैं, अपना शुद्धिकरण, शुद्धिकरण करते हैं, उसको सजाते हैं, हाँ, संवारते हैं, अपना भी संस्करण करते हैं। हाँ, जब सुबह उठते हैं तो प्राकृत रूप में होते हैं, फिर हम दिन में संस्कृत होकर निकलते हैं, बाहर तैयार होकर निकलते हैं। तो हर भाषा का दो रूप होता है। अंग्रेजी का भी संस्कृत रूप है क्वींस इंग्लिश, जो संस्कृत रूप है। अब जो स्ट्रीट पे बोली जाती है कॉकनी, वो प्राकृत कॉकनी बोलते हैं। कॉकनी, लंदन की स्ट्रीट की लैंग्वेज जो है, ओके, या अमेरिकन इंग्लिश भी चालू अंग्रेजी बोल दीजिए तो वो उस तरह से प्राकृत अंग्रेजी है, लेकिन क्वींस इंग्लिश को स्टैंडर्ड माना जाता है। ओके। तो हर भाषा के रूप होते हैं ऐसे। संस्कृत माना जाता है उसको। संस्कृत अंग्रेजी होगी क्वींस इंग्लिश, और कॉकनी होगी प्राकृत इंग्लिश। ओके, जैसे अमेरिका में भी जो सदर्न प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंटेड काफी हेवी होता है, तो उसको कह लीजिए कि उस तरह का भाषा है। कई तरह की अंग्रेजी वहाँ भी है। अब ऑस्ट्रेलियन अंग्रेजी अलग तरह की है, भारतीय अंग्रेजी अलग तरह की है। तो हर तरह की अंग्रेजियां हैं, हर तरह की हिंदियां हैं, लेकिन एक मानक भी होता है, संस्कृत रूप भी होता है, जो समान रूप से सब प्रयोग करते हैं। ओके सर, फिर से एक बार गुरुकुल वाले सवाल पर आते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान इंग्लिश नहीं बोलता है वो उसको एक पिछड़ा हुआ माना जाता है, उसको थोड़ा सा हीन दृष्टि से देखा जाता है। और स्पेशली ये थोड़े से आप देखेंगे दिल्ली में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पर हमारे स्कूल में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी कि ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, हमें हिंदी में बात करना अलाउड नहीं था हमारे स्कूल में। और ऐसे इंदौर में भी कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों को स्मूथ या फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए वहाँ की फैकल्टीज, वहाँ के स्कूल में ये कल्चर होता है कि यू शुड नेवर टॉक इन हिंदी। और आज जब जियो पॉलिटिक्स में आज सब दूर, जब सभी के देशों के कुछ न कुछ बयान आ रहे हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो फ्रांस में जो लेडी है मेलोनी, वो वहाँ की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जो फ्रांस है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो वहाँ की फ्रेंच लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जर्मन चांसलर जो आए हैं भारत, वो जर्मन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। पुतिन हमेशा रशियन लैंग्वेज में बात करता है। एक भारत देश है जिसने सभी को संस्कृत भाषा दी, परंतु वो भी आज अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। अब जो देश आपने गिनाए ना, वो कभी कॉलोनी नहीं रहे किसी का। हम कॉलोनी रहे, बहुत लंबे समय तक कॉलोनी रहे, अंग्रेजों की रहे। उससे पहले अरब मुगल भी थोड़े समय के लिए आए, मुगल काफ़ी दिन तक रहे यहाँ पे। लेकिन फिर भी अंग्रेजी माध्यम में अभी, अब तो हम आज़ाद हो गए, अब तो हम किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब अंग्रेजी क्यों हम लगाएं, अपने आप को पिला दें, ये प्रश्न उठता है हमेशा। अब अंग्रेजी एक भाषा हो गई है, इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ एस्पिरेशन। हर आदमी चाहता है कि अंग्रेजी पढ़ के मैं आगे निकल जाऊंगा, समाज में इसका स्थान है।
ये कुछ दिनों तक रहेगा, जब अंग्रेजी का स्टेटस धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा देश में, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अंग्रेजी माध्यम स्कूल का जो माया जाल है वो बड़ा भीषण है अभी। और इसके घाटा क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते बात को। मैं कई बार जब किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में व्याख्यान देने जाता हूँ, कई बार तो मैं छात्रों से पूछता हूँ कि आप किस में मैं व्याख्यान दूँ। सब शुरू में कहते हैं अंग्रेजी में दीजिए। तो अंग्रेजी में शुरू करता हूँ, मुझे लग जाता है कि समझ में नहीं आ रही बात इनको। फिर मैं पूछता हूँ, हाँ नहीं आप हिंदी में दीजिए, समझ में नहीं आ रही है हिंदी। अब हिंदी क्या है कि आपको नेचुरली आ रही है, आप समझ ले रहे हैं ठीक को। बात क्या है, पहले समझाना है, समझना बहुत ज़रूरी है। अब समझ लीजिए, फिर आप अंग्रेजी में उसको एक्सप्रेस करना चाहे कर दीजिए। यदि आप बात समझेंगे ही नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा आपका। ये मूर्खता मुझे लग रहा है। अब जो बात गुरुकुल की आपने की, मुझे ऐसे अनुभव है, अच्छे अनुभव है गुरुकुल के छात्रों की। कई छात्र हमारे यहाँ गुरुकुल से आते हैं, उनको अंग्रेजी एक जरा भी नहीं आती है। मेरे साथ पढ़ के फिर वो अपनी भाषा में तो बढ़िया लिखते ही हैं, संस्कृत हिंदी में, अंग्रेजी में खूब बढ़िया सीख लेते हैं। अब खूब बढ़िया सीख लेते हैं अंग्रेजी, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। तो मुझे लगता है कि संस्कृत के परिवेश में यदि आप पले बढ़े हैं तो भाषा सीखने की क्षमता आपकी बड़ी प्रगाढ़ हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है। काफी वाइड ओपन हाँ, और आप एक्सेप्टेंस आ जल्दी से जाता कोई है। भाषा पिकअप कर लेते हैं कि भाषा शास्त्र आपको स्पष्ट हो जाती है दिमाग में। और वो छात्र, कई हमारे ऐसे छात्र गुरुकुल से आए हैं, प्रोग्रामिंग बढ़िया कर लेते हैं, अंग्रेजी बढ़िया बोल समझ लेते हैं, संस्कृत हिंदी बढ़िया आती उनको है। क्योंकि ये वो मैंने देखा है। बेसिक फाउंडेशन सीख लेते फाउंडेशन हैं। बड़ा स्ट्रांग उनका रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका लाभ काफ़ी है। तो गुरुकुल परंपरा को बढ़ाना चाहिए, मुझे लग रहा है काफ़ी। और इससे लाभ काफ़ी है देश को। और मुझे लग रहा है कि एक निश्चित काल में इसका ह्रास हुआ है और अंग्रेजी के कारण घाटा हुआ है। और क्यों नहीं इसकी फंडिंग को बढ़ाएं हम? क्या समस्या देश में फंडिंग की, मैं समझता हूँ। तो जिस चीज़ से देश को फ़ायदा है उसको बढ़ाना चाहिए, गुरुकुल में फंडिंग करनी चाहिए और नए-नए गुरुकुल बनाने चाहिए। क्या हर तरह सरकार के इस बारे में विचार कर रही है अभी? ये मैं नहीं कह सकता। शिक्षा नीति में क्या उसकी स्थिति करंट है। ये गुरुकुल ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये दान से चलते हैं, मुझे जैसा लग रहा है। स्टेट फंड करता है कि नहीं मुझे नहीं पता। मदरसों को शायद फंड करते होंगे यूपी वगैरह में, लेकिन गुरुकुलों को पता नहीं फंड करते। करना चाहिए, जिससे देश को लाभ है उसको तो आगे बढ़ाना चाहिए उसको। मेरे ताऊजी सर हमेशा एक चीज़ बोलते थे बचपन से, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो मेरे ताऊजी मुझे हमेशा बोलते थे, बोले एक 5 स्टार होटल में एक वेटर भी इंग्लिश बोलता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत समझदार इंसान है। उनका ये मानना होता था कि आप जब बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो और सामने वाले को क्या कितना समझ में आ रहा है, उससे पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, ना कि आपकी भाषा के आधार पे आपको पता चलता है। पर हमारे यहाँ पर अगर आप इंग्लिश बोलोगे ना तो लोग आपको थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड पर्सन मानते हैं। भ्रांति है ये, मुझे हाँ। लगता है कि अभी मैकॉले के सिस्टम के कारण हुआ है ऐसा, और धीरे धीरे कम हो गई है। पर तकलीफ ये है कि मैकॉले का सिस्टम ब्रेक करना कोई चाह नहीं रहा है ना हाँ सर। हाँ, नहीं चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं और प्रयास भी जारी है। देखिए अभी क्या है कि जब तक पुस्तकें नहीं होंगी, हम पढ़ाएंगे अपनी भाषा में कैसे, पुस्तकें नहीं होंगी। तो अभी 22,000 पुस्तकें हैं, आदरणीय हमारे चमू शास्त्री जी हमारे भाई साहब वो कर रहे हैं भारतीय भाषा समिति के थ्रू। पुस्तकें लिखने का बहुत काम एक युद्ध स्तर पर चल रहा है, भारतीय भाषा में पुस्तकें निर्माण, ताकि हम पढ़ाने का कार्य करें। तो काम तो चल रहा है तेजी से, समय लगेगा लेकिन हो तो जाएगा ये। ग्राउंड लेवल पे मतलब हाँ, है इसकी तैयारी हो रही है, बिल्कुल तैयारी हो रही है। सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये काम होगा आगे जरूर। सर मैंने जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मेरे को एक लाइन मुझे यहाँ पर मिली है। संस्कृत के जितने भी इंडिविजुअल अल्फाबेट्स हैं उन सबको एक साधना की तरह माना जाता है, और मतलब पनिनी ने भी इन्हें 14 महेश्वर सूत्र वाली परंपरा से इसकी तुलना करी है। तो मुझे उसके बारे में जानना है। देखिए जो हमारा शास्त्र है ना, पतंजलि योग सूत्र से लेके आगे बढ़े और फिर तरह तरह की तंत्र की विधाएं भी आई, तो ध्वनियों पे वो ध्यान करते हैं, कई परंपराओं में है। और जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट जैसे कि अब बौद्ध हैं, जैन, हर जगह ध्वनियों पे ओम तो हर जगह है ही। आप ओम एक ध्वनि है। तो ध्वनि है, उस पर तो चर्चा हुई है। लेकिन बहुत विशेष जो तंत्र साहित्य हमारे देश का है, बहुत विशेष काम हुआ नहीं इस पे, तंत्र साहित्य पे। इनफैक्ट कई जो भारतीय संस्कृत साहित्य के जो एंथोलॉजर्स हैं वो कहते हैं कि पूरा का पूरा तंत्र साहित्य भी बचा हुआ है शोध करने के लिए। तो संस्कृत विभागों में भी तंत्र पे काम नहीं होता है अधिकतर।
तो भी एक छात्र जेएनयू में उसने वो श्री विद्या पे काम करने का बीड़ा उठाया। मैंने कहा आप इस पे थोड़ा काम करो। तो जी हाँ, बिल्कुल ध्वनियों पे काफ़ी मंत्र हमारे यहाँ मिथिला में जैसे एकाक्षरी होता है, मंत्र होता है। यानी विवाहित दंपत्ति जैसे मैं और मेरी पत्नी को मेरे पिताजी माताजी ने एक मंत्र दिया। वो मंत्र हमें जाप करना है, हर दिन जाप करना होता है, 108 बार जाप करना होता है। तो वो एकाक्षरी है। अब वो गुह्य मंत्र गूढ़ होता है, आप किसी को बताते नहीं हैं उसको। इस तरह से अक्षर का जाप करना ये कई संस्कृतियों में है। भारत के सनातन संस्कृति में ये परंपरा रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अल्फ़ाबेट वर्ण है, वर्ण का की शक्ति इससे काफ़ी आप झलकती है आगे। और ऐसा कहते हैं कि जो हर एक शब्द है जिनका हम जाप करते हैं, तो हम उसी शब्दमाला, उसी शब्द से रिलेटेड जो देव है, उनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ओम जो शब्द है, उससे हम शिव से या साधना से या एक जो कहते हैं ना, जो शिव जी वैराग्य से, इन सबसे हम कनेक्ट करते हैं और शांति से कनेक्ट करते हैं, मेडिटेशन से कनेक्ट करते हैं। इसलिए ओम जो आपको अपन जब बोलते, जब हमको मेडिटेशन करना होता है तब हम ओम का उपयोग ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही हर शब्द का भी एक अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है उस देव से कनेक्ट करने का। देखिए, जब हम देव से कनेक्ट करते हैं ना, योग मतलब कनेक्ट, टू कनेक्ट। अब ये भी देखिए, युज धातु से बना है योग। युज संस्कृत का रूट है और योग यूज मतलब वो हिंदी इंग्लिश वाला यूज नहीं, संस्कृत युज संस्कृत का रूट है और उससे ही बना है टू कनेक्ट, योग। YOK योग अंग्रेजी का शब्द है। योग वो भी इसी सेंस में है। अच्छा, सेंस में तो ये इसको इंडो यूरोपियन आप कनेक्शन कह सकते हैं। तो जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें अपने आप को निर्विचार करना होता है। पहले एक्सटर्नल स्टिमुलाई से शून्य करना पड़ता है अपने आप को। जब हम शून्य हो गए तब हम ध्यान लगाएंगे और फिर उसके लिए हम ओम यदि कहते हैं नाद रूप से, हमें मदद करती है फोकस करने में और एक्सटर्नल स्टिमुलाई से अपने आप को शून्य करने में। तो इसका इस रूप में महत्व है। इसी को अलग अलग देवता से हम जोड़ के, जो हमारे आराध्य होते हैं उससे जोड़ के हम ध्यान करते हैं। तो जब हम योग पे बैठते हैं, कभी ध्यान पे बैठते हैं, पहले यही करते हैं, पाठ करते हैं खूब हम। शौच बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम ध्यान को में शुचि करते हैं यहाँ पे, फिर हम ईश्वर के नज़दीक हो पाएंगे। ऐसा करने से लाभ बहुत होता है। आप माइंड को डिफ्रैगमेंट करते हैं। जैसे हम दिन भर के काम में दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हम अपने आप को संयमित करते हैं, एकाग्रता वाली बात आती है, हम ज़्यादा एफिशिएंट बन जाते हैं। इसका लाभ काफ़ी है। अब देखिए, जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, महर्षि महेश योगी जी का मेरे ख्याल से अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर है। वो TM बोलते हैं उसको लोग, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। वो मेरे ख्याल से $5000 शायद इतना कुछ चार्ज करते हैं अमेरिका में, आपको उसकी दीक्षा देते हैं, जैसे आप ध्यान लगाते हैं। हमारे कई मित्र अमेरिकन हैं जो बैठे बैठे ध्यान लगाने लगते हैं, कभी भी अपने आप को मतलब संयमित करने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए। तो लाभ बहुत इसका है। और हमारे यहाँ तो ये जीवन शैली है हमारे यहाँ। तो सनातन जीवन शैली को बच्चे छोड़ देते हैं, मान लीजिए, या लोग छोड़ देते हैं, बड़ा घाटा होता है उनको। हर एक बच्चे को योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए सुबह सुबह। क्या कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर ये एक महर्षि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है, MUM है। ये है आयोवा राज्य अमेरिका में, फेयरफैक्स जगह है। वहाँ की कक्षा जब शुरू होती है तो पहले ध्यान करते हैं, पहले ऐसे, ताकि आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है। अब सोचिए, यदि हमारे बच्चे ध्यान करें, हमारे एडल्ट ध्यान करें क्लास में ध्यान, तो कितना ज़्यादा लाभ सबको होगा आजकल के युग में। तो अपनी चीज़ें हैं, इसको अपनाना चाहिए, ये सनातन है। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अगर हम का बोलते हैं तो का से जैसे बनता है कार्तिकेय, का से बनता है काल भैरव। तो ये जो शब्द होते हैं थोड़े से हॉट स्पॉट्स होते हैं, थोड़े से नेगेटिव देखे जाते हैं, क्योंकि कार्तिकेय भी जो थे वो थोड़े से एक देवताओं के जो आर्मी थी उनकी लीडर थे, तो वो युद्ध और इन सब से कनेक्ट। काल भैरव को भी उसी फाइटिंग और इन सब से उससे वॉर मॉन्गर माना जाता है। जैसे ये का की बात आ गई, जैसे का इन सब के अलग अलग शब्दों से अलग अलग देवताओं को कनेक्ट किया जाता है। वो देखिए, कालांतर से कई विधाओं में ऐसा किया गया होगा। अब ध्वनियों का भी अपना एक साम्राज्य होता है। जैसे कि अब कुछ ध्वनियाँ नाम में अच्छी मानी जाती हैं। अब लड़कियों के नाम में कुछ ध्वनियाँ ज़्यादा मानी जाएंगी, लड़कों के नाम में कुछ ज़्यादा मानी जाएंगी। तो उसका अलग अलग एसोसिएशन होता है कि हम क्या प्रॉपर्टी, क्या गुण चाहते हैं बच्चे में, वैसा नाम देते हैं। वैसा गुण उनमें
आते भी हम हैं। चाहते हैं कि ऐसा आए बच्चों में, तो ऐसा करेक्ट। जैसे अब आमोद शब्द जैसे मान लीजिए, अब बच्चा पैदा हुआ थोड़ा मुस्कुरा रहा है या खुशनुमा है तो उसको हम आमोद कह दिया हमने। हाँ, तो अब ध्वनि शब्द में ऐसे हो कि बच्चे के लिए कष्ट कर किसी के लिए ना हो, जैसे ज ध्वनि है, अब मान लीजिए भ है बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह की ध्वनियों को थोड़ा अवॉइड करें। जो सुगम ध्वनियाँ हो, जैसे कि स है, म है, न है, र है, इस तरह की ध्वनियों का ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं। तो अमरकोश में ऐसे शब्द दिए गए हैं, और हमारे सनातन नाम में, हिंदुओं के नाम में भी ऐसे काफ़ी नाम है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। सर जैसे ये आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो आजकल बहुत यूनिक यूनिक नए नए नाम हम्म। ढूंढते हैं अलग अलग जगहों से, और आजकल संस्कृत के नाम रखना मतलब थोड़ा सा आउटडेटेड माना जाता है, या शायद हो सकता है कि उन्हें संस्कृत के सही नाम जो बच्चों के अंदर वो जो एक वही जिस तरह के उसके अंदर एक वो डालना चाह रहे हैं वो कैरेक्टर में, तो वो चीज़ें उस प्रकार का नाम वो मिल नहीं पाता है उन्हें। तो क्या आपको लगता है कि विष्णु सहस्त्रनम और ललिता सहस्त्रनम से हमें बच्चों के बहुत सारे नाम जो संस्कृत वर्ड्स हमको जो चाहिए होते हैं वो मिल सकते हैं हमें? देखिए, हिंदू नाम परंपरा सनातन नाम की परंपरा है, और काफ़ी विशाल है। कई पुस्तकों में आपको अच्छे अच्छे नाम मिल जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम है, और आप किसी भी पुराण में देख लीजिए आपको, तो नामों की एक लंबी आपको एक फेहरिस्त लिस्ट मिल जाएगी आपको। और कई किताबें भी पब्लिश हुई हैं जो नाम, हिंदू नाम के बारे में बात करते हैं। तो अब मुझे तो लगता है कि हिंदू नामों की का एक फैशन लौट रहा है फिर से। अब वो जो पहले चुन्नू मुन्नू टाइप के नाम जो थे, अब वो अंग्रेजी नुमा नाम थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं। हिंदू नाम ज़्यादा, अब जैसे आपने बताया कार्तिकेय हैं, अब अनंत है, अब कई सारे नाम अच्छे, दक्षिण में काफ़ी अच्छे नाम अधिकतर होते हैं, उत्तर में भी नाम अच्छे अब काफ़ी लौट के आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि विष्णु सहस्त्र नाम में आपको खूब नामों की लिस्ट मिल जाएगी। हमारे कई पुराणों में नामों की लिस्ट मिल जाएगी। अभी हमने अपने एक छात्रा से कहा है कि आप एक ऐसा एक वेबसाइट बनाओ जिसमें कि सारे नाम जो हमारे संस्कृत के पुस्तकों में है, ऋग्वेद से लेकर आज तक, वो सारे नाम लोगों की एक जगह मिल जाए आपको, ताकि लोगों को किसी ढूंढना न पड़े कहीं पे। तो एक प्रक्रिया हम लोग करेंगे। तो जी हाँ, नामों का तो एक महात्म्य रहा है, और जो नाम हम रखते हैं हम ये चाहते हैं कि बच्चे उस जैसा ही बने। और इसका एक वो इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की एक जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, बिल्कुल तामसिक राजसिक बिल्कुल और बिल्कुल स्वभाव में। बिल्कुल। कोई गारंटी नहीं कि बच्चा वैसे ही बनेगा, लेकिन ये है कि कम से कम नाम अच्छा है, तुम 10 बार बुलाएंगे तो अच्छे शब्द का प्रयोग तो करेंगे हर दिन हम। किसी हाँ, का नाम हमने ब्रह्मदेव किसी का नाम रखा, 10 बार ब्रह्मदेव कहेंगे तो कुछ तो अच्छा ही बोलेंगे। पहले के इसलिए जो माँ बाप हुआ करते थे वो अपने बच्चों के नाम जो है भगवान के नामों नाम पे नाम से रखते रखते थे। थे, हाँ, ऐसे मान्य हो जाए। हाँ, तो इससे इससे लाभ तो होता है, बच्चे में एक कैरेक्टर आता है कि भाई जो आप नाम आपको दिया गया है, बच्चा कुछ तो सोचेगा उसके बारे में। हाँ। हाँ, ये तो होता है। सर एक आखिरी सवाल वाक शुद्धि पे। सर ये वाक शुद्धि बेसिकली क्या होती है, और ये कबीर से किस तरह से कनेक्टेड है या ये नहीं है, ये मुझे इस बारे में जानना है। वाक शुद्धि का कबीर से क्या कनेक्शन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन संस्कृत में काफ़ी जोर दिया जाता है, खासकर गुरुकुलों में बच्चों को काफ़ी अभ्यास कराया जाता है। ओके। आमतौर पे मैंने देखा है कि जो बच्चे गुरुकुल से आते हैं, या जो शिक्षक कभी गुरुकुल में पढ़े होते हैं, वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं। चाहे कुछ भी बोले, वो हिंदी बोले या संस्कृत बोले, अच्छा वो अभ्यास करते हैं वो। क्लैरिटी होती है, होती है उच्चारण उनकी। दोष नहीं होता। तो हमारे गुरुकुलों में उच्चारण पे काफ़ी जोर दिया जाता है। और ऐसा मुझे लगता है कि किसी भी भाषा में जब आप भाषा शास्त्र पढ़ते हैं, पहला तो चरण उच्चारण का ही होता है। लेकिन उच्चारण क्या है कि स्थान ही भी कई बार होता है, स्थानीय प्रभाव काफ़ी पड़ता है। आज आप संस्कृत ही देखें तो एक यदि बंगाली संस्कृत बोले या पंजाबी संस्कृत बोले या तमिलियन संस्कृत बोले, तो पता चल जाएगा आपको कि उस पे स्थानीय प्रभाव है। वो पढ़ना भी चाहिए स्थानीय प्रभाव। तो ये आश्रमों में इस चीज़ को दूर करने का प्रयास किया जाता है कि आप एक शैली में बोलें, ऐसे ट्रेन हो आप। कई बार आप देखेंगे कि दक्षिण के जो लोग आते हैं भी आश्रमों से पढ़ के आते हैं, अच्छी संस्कृत बोलते हैं, काफ़ी अच्छी संस्कृत बोलते हैं। सर इसको इस तरह से कनेक्ट करा जा रहा था कि जैसे वाक शुद्धि जो है उसकी वजह से वाक अर्थ में परिवर्तन आता है, और जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं
उनको सही समझने के लिए आपको अर्थ सही समझना पड़ेगा, और अर्थ सही समझने के लिए आपको उनको बोलना सही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पुराने ऐसे हैं उनकी मतलब लिपि अलग अलग है, तो वो समझने में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिट भी जाती है, तो उनको पूरा सही से पढ़ नहीं पाते हैं, तो वाक शुद्धि नहीं हो पाती है, उसकी वजह से वाक अर्थ नहीं बन पाता है, और अर्थ की वजह से हम जो उसका एक्चुअल एसेंस जो हम निकालना चाहते हैं वो हम उसको डिराइव नहीं कर पाते हैं। उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो अर्थ ही अनर्थ हो जाएगा उसका। हाँ। कई ऐसे उदाहरण हमारे मिलते हैं कि उच्चारण अशुद्ध होने से अर्थ का अनर्थ हो गया। तो अब स का श हो जाए या श का स हो जाए तो कई मुश्किलें आएंगी। तो ये उच्चारण तो शुद्ध होना ही चाहिए, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तंत्र दोष एक तो न हो, और फिर जब उसको पढ़ें हम तो वो फिर दोष रहित होना चाहिए। तो इसलिए उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौखिक परंपरा है, हम लिख तो रहे नहीं है, और Correct. लिखने में जब हम जैसे कई सारे वैदिक आपके जो वर्ण हैं, अब ठीक ढंग से आजकल आप प्रिंट में देखें तो ठीक लिखे नहीं मिलेंगे आपको। हाँ। तो यदि आपने उच्चारण ठीक से कर रखा है, आपने याद कर रखा है, तो ठीक से लिखा हुआ है भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर भी आपकी याद है, आप पढ़ लेंगे उसको। तो मौखिक परंपरा बड़ी सबल होती थी ज़माने में। करेक्ट। अभी लिखने में जब आ गई तो वहाँ पे काफ़ी अशुद्धियाँ होती हैं लिखने में। जैसे अब हम किसी शास्त्र के एडिशन की बात करते, कौन सा एडिशन बढ़िया है जहाँ दोष कम से कम है, कि अब लिखने लगे लोग तो अशुद्धियाँ उसमें आएंगी, फिर उसमें समस्या है। तो दोष रहित होना चाहिए उच्चारण, ये हमेशा जोर होता था हमारी परंपरा में। सर मेरे तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली है, मेरे सारे सवाल अभी के लिए तो ख़त्म हो गए हैं, पर मैं फिर से एक नया क्वेश्चन है प्रिपेयर करके फिर से एक बार आपको हमारे पॉडकास्ट पे इनवाइट करना चाहूँगा, ताकि एक और नई चीज़ें संस्कृत से रिलेटेड हम आपके साथ सीख सकें, और संस्कृत को और नए जनरेशन के लिए हम किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, हम उस बारे में भी आपके साथ चर्चा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे शो पे पधारने के लिए। थैंक यू सो मच सर।